खुद को आपकी ये जो बॉडी का फंक्शनिंग है कंफ्यूज है कि भैया क्या मैं एक्स की तरह बिहेव करूं क्योंकि मैं फीमेल हो सकता था, या फिर मैं एक्स वाई की तरह बिहेव करूं क्योंकि मैं मेल हो सकता था। अब ये कहां से ट्रांसमिट होती है? सेक्सुअल फ्लूइड से, राइट? तो बच्चे का फोटो याद है आपकी इनसाइड को बच्चा कह रहा था, है ना? बैरियर मेथड्स यानी कि कंडोम्स का यूज करें एंड दैट। लेकिन आपके डीएनए में सीटीसी की जगह पर सीएसी हो रहा है, ये आपके नेक्स्ट मीट का क्वेश्चन हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ है आपके फिनाइल कीटोन्यूरिया के केस। टाइम पर भूला भटका एक बेचारा परेशान और अनलकी मॉस्किटो आया और इस मॉस्किटो ने आपको काट दिया। अरे भाई पहले अभी मैंने कहा कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो नहीं इस लेक्चर से कवर कर जाओगे भाई, बहुत छोटे से टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर करके जा रहे हैं यहाँ पर। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग। सो दिस इज रेखा देवनानी, योर नीट बायोलॉजी एजुकेटर, and welcome to Operation NEET. In this lecture, we are going to discuss about all the disorders and disease mentioned in your NCERT. अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर की या पर्टिकुलर टॉपिक की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ना ओवरऑल हमारे नीट एग्जाम की, तो पूरा का पूरा आपके मार्क्स पर बेस्ड है। कोई कहीं से आपको ये नहीं कहता कि इस चैप्टर से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, उस चैप्टर से, उस सब्जेक्ट से आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन +4 डिजर्व करता है वहां पर, ठीक है? तो हर क्वेश्चन आपको +4 देने वाला है मैक्सिमम। अगर हम लोग इस पॉइंट पर आने की बात करें तो आपका फोकस होना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का। और अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो इससे लगभग आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं और ये आपको 20 मार्क्स तक दिलवा सकता है, जो कि आपकी रैंक अप करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। फटाफट से मेरे साथ में रिवाइज कर लेना। एनसीईआरटी में जितने भी डिजीजेस मेंशन है, जितने भी डिसऑर्डर्स मेंशन है, फिर चाहे वो क्लास 11 की एनसीईआरटी हो, फिर चाहे वो क्लास 12 की एनसीईआरटी हो, सभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लगभग इससे 5 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, 5 से ज्यादा भी बन सकते हैं, है ना? तो आ जाओ हम लोग फटाफट से इसको कवर कर लेते हैं, जिससे कि आपके जो मार्क्स हैं वो आप बढ़ाते जाओ, है ना? तो आ जाइए। सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी की अगर हम बात करें और क्लास 11 की बात करें, तो कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है आपकी क्लास 11 में मेंशन? सोचिए फटाफट से। वायराइड से होने वाला डिजीज। हाँ, इसको मिस कर देते हो ना। देखो, वायराइड ना आपको जनरली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाया जाता है और जनरली ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये एक डिजीज करते हैं जिसका नाम है BSE, और इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो दिस इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। और ये जो फुल फॉर्म है, इससे सबसे पहला तो आपका एक नीट का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी बात, इसी को हम लोग मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा होता है कैटल्स में, तो उधर से ये रिलेटेड है। मैकेनिज्म पूरा हमें इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक ये हो गया आपके नीट का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चीज ये कि ह्यूमंस में भी वायराइड्स डिजीज करते हैं, एंड BSE करने वाला जो आपका वायराइड था, इसका एनालॉग वेरिएंट, कैसा एनालॉग वेरिएंट होता है, ह्यूमंस में डिजीज करता है CR जेकब डिजीज। क्या? CR जेकब डिजीज। अब अगर आपने ये एनालॉग वेरिएंट वाला जो स्टेटमेंट है, ये जो वर्ड है, इसे अगर मिस कर दिया, तो यहां से आपके नीट का क्वेश्चन बन सकता था। यहां से आपके नीट का क्वेश्चन बन सकता था। आपसे स्टेटमेंट 1 ये वाला, स्टेटमेंट 2 ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या वायराइड जो है डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं। BSE करते हैं बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे हम लोग मैड काउ डिजीज भी कहते हैं। कैटल्स में ये बीमारी होती है। इसी वायराइड का एनालॉग वेरिएंट जो है, कैसा है? एनालॉग वेरिएंट ह्यूमंस में क्या करता है? CR जेकब डिजीज, राइट? तो नेक्स्ट डिजीज जो है वो आपकी बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी से आती है। सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम लोग देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है एस्मा। क्या? एस्मा। एस्मा क्या है? एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। यहां पर नोट कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में कि क्या है बेटा, ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। दूसरी चीज, एलर्जी क्या होती है? एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, है ना? तो एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। बेसिकली किसी भी डस्ट पार्टिकल, किसी पॉलन ग्रेन, किसी भी चीज से, कोल्ड से, हीट से आपको ये हो सकती है। एंड इस डिजीज में हो क्या रहा है? बेसिकली आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें ड्यू टू एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स और वी कैन से एलर्जी, आपकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में हो जाता है इन्फ्लेमेशन, एंड ड्यू टू दिस इन्फ्लेमेशन आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। दूसरा डिसऑर्डर मेंशन है क्या? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, क्योंकि जब आप लोग एक्सटेंसिव सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, क्या करते हैं? एक्सटेंसिव सिगरेट स्मोकिंग जब करते हैं, तो उससे आपके जो एल्वियोलर वॉल है ये डैमेज हो जाती है, एंड एल्वियोलर वॉल के डैमेज होने की वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता, एंड द डिजीज इज नेम्ड एज एम्फाइसीमा। ठीक है, तो क्या कॉज है इसका? सिगरेट स्मोकिंग। ट्रीटमेंट के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास में, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। क्या? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि आपकी +2 की एनसीईआरटी में कहां मेंशन है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में।
इसको हम लोग यूज करते हैं एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट अगर मैं डिजीज की बात करूं तो दिस इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अगेन दिस वन इज ऑल्सो मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। तो ये जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है बेटा, ये बेसिकली उन पर्सन्स में देखने को मिलता है जो कि रेगुलर डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं। कोई अगर सिलिका की इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वहां पर स्टोन ब्रेकिंग और ग्राइंडिंग का काम हो रहा है, एस्बेस्टॉस की इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसके सराउंडिंग में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं और कहीं ना कहीं ब्रीदिंग के प्रोसेस के बाद ये डस्ट पार्टिकल कहाँ जाते हैं? रेस्पिरेटरी पैसेज में। और रेस्पिरेटरी पैसेज में जब ये आ जाते हैं बेटा, तो एक्यूमुलेशन हो जाता है इन डस्ट पार्टिकल का, एंड ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन आपके लंग्स के अंदर प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू होने लगता है, जिसे हम लोग फाइब्रोसिस कहते हैं। अगेन दिस लीड्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड क्योंकि ये आपको जो डिसऑर्डर है अपनी ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहा है, अपने ऑक्यूपेशन में काम करने की वजह से हो रहा है, तो इसे हम लोग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या फिर ओआरडी भी कहते हैं। करना क्या है इसमें? प्रोटेक्टिव मास्क पहनो, जितना हो सके डस्ट के कांटेक्ट में आने से बचना होता है। नेक्स्ट जो आपको दिया हुआ है, उससे पहले एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला क्या था? एस्मा, जो कि क्या था? बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल होता था। क्यों? क्योंकि एलर्जी होती थी किसी भी चीज से। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो एम्फाइसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्यों होता था? एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती थी सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, तो सरफेस एरिया कम हुआ, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में प्रॉब्लम आई। इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास में क्या है? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो तीसरा अगर हम लोग बात करें तो है ओआरडी यानी कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। डस्ट पार्टिकल में रेगुलर कांटेक्ट में आने की वजह से डस्ट पार्टिकल कहां गए? आपके रेस्पिरेटरी पैसेज में। दैट लीड्स टू प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिसे हम लोग फाइब्रोसिस कहते हैं। अगेन इसमें डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हो, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे प्रोटेक्ट होने के लिए आपको प्रोटेक्टिव मास्क पहनने होते हैं। नेक्स्ट की बात करें बेटा, अगर हम लोग इसमें नेक्स्ट की बात करें तो आ जाते हैं आपके पास में एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर। सबसे पहला है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर का मतलब ये कि आपकी जो किडनीज है ना, अब अपना काम करने में फेल हो गई। कैसे हो गई भैया? किडनीज का काम है कि ब्लड में से यूरिया को सेपरेट करना है। अब अगर ब्लड में से प्रॉपर यूरिया को सेपरेट ये नहीं कर पा रहा है, यानी कि ब्लड के अंदर यूरिया बचा रह जा रहा है, जिसे हम लोग यूरेमिया कहते हैं, तो ये क्या है? आपके रीनल फेलियर की निशानी है। दूसरा आता है रीनल कैलकुली, यानी कि सिंपल सी बात करूं तो ये है आपके किडनी का स्टोन यानी कि पत्थरी। ठीक है, तो ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स होते हैं बेटा आपकी किडनी में, अगर एक्यूमुलेट हो गए हैं तो इसे हम लोग किडनी स्टोन या रीनल कैलकुली कह सकते हैं। फिर आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें बेसिकली आपके ग्लोमेरुलस में होता है इन्फ्लेमेशन, राइट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स पर। सबसे पहला मेंशन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब ये कि अगर आप रेगुलर चेकअप करवा रहे हो और उस दौरान आपका ब्लड प्रेशर 140/90 या उससे ज्यादा आता है, तो आपको हाइपरटेंशन होती है। हार्ट डिजीज इसमें हो सकती है, आपको वाइटल ऑर्गन्स तक आपके डैमेज हो सकते हैं अगर आपका रेगुलर जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है तो। दूसरा आता है हमारे पास में कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे हम लोग एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं बेटा। बेसिकली ये उन वेसल्स को अफेक्ट करती है जो आपकी हार्ट की मसल को क्या सप्लाई करती हैं? ब्लड। अब इससे क्या हो रहा है? क्यों मान लो आपकी ये वॉल, आपकी ये एक वेसल है, इसके अंदर डिपोजिशन हो रहा है बहुत सारी चीजों का, जैसे कि कैल्शियम का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रस टिश्यू का, जिससे कि आपकी ल्यूमिन हो गई है नैरोअर। क्या हो गई है? ल्यूमिन नैरोअर हो गई है। आपकी हार्ट की वॉल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है। दैट लीड्स टू एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, जिसे हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मान लो आपका जो हार्ट की जो मसल है उसके पास में प्रॉपर ब्लड नहीं जा पा रहा, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से आपको एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है, इसे हम लोग कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। फिर आता है हार्ट फेलियर। इस केस में जो हार्ट है बेटा आपका प्रॉपर ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है जितनी आपकी बॉडी की नीड है। ठीक है, कई बार इसे हम लोग कंजेस्टिव हार्ट डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से लंग्स में भी कंजेशन होता है। कई बार एक इसका सिम्टम आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में कार्डियक अरेस्ट। अगर आपका हार्ट सडनली काम करना ही बिल्कुल रुक जाए, एकदम से रुक जाए, तो इसे हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और दूसरी बात आती है हमारे हार्ट अटैक की। तो हार्ट अटैक में आता है आपके पास में जिसे हम लोग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी कहते हैं। क्या हुआ? आपकी जो हार्ट की मसल है सडनली डैमेज हो गई ड्यू टू इनएजुकेट ब्लड सप्लाई।
ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, तो आपकी हार्ट की मसल क्या हो गई, डैमेज, जिसे हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, राइट। तो ये हो गया आपके पास में। एक बार से फिर से फटाफट से देख लेना, एक बार से यहाँ तो सबसे पहला क्या है हमारे पास में, हाइपरटेंशन, जिसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कॉन्टिन्यूअसली चेकअप पर 140/90 रहता है, जिसमें आपको हार्ट डिजीज और वाइटल ऑर्गन्स का डैमेज भी देखने के लिए मिलता है। फिर आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसे हम लोग एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहते हैं। होता क्या था, ब्लड वेसल्स में कैल्शियम, फैट और फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता था, जिसकी वजह से ल्यूमेन क्या हो जाती थी, नैरोअर। अब ये जो हमारी हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई कर रहा है वो उतनी प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से हमारे पास में मल्टीपल डिसऑर्डर होने लगे थे। ब्लड प्रॉपर नहीं जा पा रहा है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है पूरी, और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है तो एक्यूट चेस्ट पेन हो रहा है, जिसे हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, आपको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अचानक से अगर आपका हार्ट रुक गया तो इसे हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, अगर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो रही है आपकी हार्ट की ही मसल को, तो इसे हम लोग मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या फिर हार्ट अटैक कहते हैं। वही अगर हम लोग हार्ट फेलियर की बात करें तो इस केस में जो आपका हार्ट है वो प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, एंड दैट लीड्स टू हार्ट फेलियर। एंड दूसरी चीज इसमें क्या होता है, कंजेशन ऑफ लंग्स भी देखने के लिए मिलता है कई बार, राइट। तो आ जाइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिसऑर्डर्स फ्रॉम लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसमें सबसे पहला मेंशन है माइस्थेनिया ग्रेविस, जिसे हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है ये। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, जो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ना वो अफेक्ट होते हैं। मान लीजिए ये आपके न्यूरॉन का सिनेप्टिक नोव आया, ये आपका मसल फाइबर था, इस एनएमजे को इसने अफेक्ट किया, प्रॉपर फंक्शनिंग कोऑर्डिनेशन इनका नहीं हो पा रहा, दैट लीड्स टू फटीग, वीकनिंग या फिर पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स तक हो सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आता है, वो भी आपका जेनेटिक ये भी आपका क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा। इस केस में प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है क्या, आपके स्केलेटल मसल्स का। फिर आती है हमारे पास में टिटैनी, इसी में रैपिड स्पैज्म होते हैं। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम आयंस की क्या है, कमी हो गई है। अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास में आता है ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है बेटा। इस केस में आपकी बोन का मास बहुत कम हो जाता है, जिससे कि फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो मेन इसका कॉज है वो है डिक्रीज्ड ईस्ट्रोजन लेवल, यानी कि द फीमेल्स आफ्टर मेनोपॉज जिनका ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलती है। इसलिए कहा जाता है 30 के बाद नहीं तो 50 के बाद तो आपको कैल्शियम टैबलेट्स लेनी ही लेनी है, जिससे कि आपकी बोन जो है वो स्ट्रेंथ बनी रहे उनके अंदर। फिर आता है अर्थराइटिस की बात करें तो मल्टीपल टाइप्स की, बेसिकली दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। हो सकती है आपके पास में गाउटी अर्थराइटिस हो, दैट इज डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट के बीच में यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो गए, जिसे हम लोग गठिया भी कहते हैं। फिर आता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इस केस में आपका जो फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, इसमें पैनस का फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारे पैनस के पार्टिकल जमा हो गए हैं। फिर आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इस केस में आपकी जो जॉइंट्स के बीच की कार्टिलेज है यही कहीं ना कहीं टीयर या डैमेज हो जाती है। तो ठीक है, ये हो गई आपकी मल्टीपल टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। अगर हम लोग नेक्स्ट डिजीज की बात करें तो हमारे पास में आती है एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड। सबसे पहला हमारा वो हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता था ग्रोथ के लिए, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते थे। नॉर्मल सिक्रीट होता था तो हमारी नॉर्मल हाइट और सारी ग्रोथ होती थी। बट यही अगर ओवर सिक्रीट हो जाए तो ये हमारी बॉडी की जबरदस्ती टॉल करवाता है, जिसे हम लोग जाइजेंटिज्म कहते हैं। अगर इसका सेक्रीशन कम हो रहा है तो फिर ड्वार्फ यानी कि कम हाइटेड लोग बनते हैं, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। और यही अगर ओवर सिक्रीट हो जाए एडल्ट्स में, नॉर्मल हाइट बढ़ चुकी है और अचानक से ग्रोथ हार्मोन का एक मान लो पीक आ गया, तो इस केस में हो जाती है एक्रोमेगैली, जो कि बेसिकली होता क्या है, आफ्टर अटेनिंग द सर्टेन हाइट आपकी क्या होती है, एपिफाइजियल प्लेट्स जो है लॉन्ग बोन्स के पास में वो हो जाती है क्लोज। एंड ड्यू टू दिस क्लोजर ऑफ एपिफाइजियल प्लेट, अब अगर ग्रोथ हार्मोन आता है तो आपकी फर्दर हाइट नहीं बढ़ेगी। क्या हाइट नहीं बढ़ेगी। अब इस केस में कौन ग्रो करेगा, वो आपकी बोन्स जिनकी एपिफाइजियल प्लेट प्रेजेंट नहीं थी, यानी कि जो आपकी फेशियल बोन्स है इनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि फेशियल डिसफिगरमेंट आप इसमें देखते हैं। और कई बार क्या होता है ये अनडिटेक्टेड रह जाता है। क्यों, क्योंकि इनिशियली तो आपको इसमें सिम्टम दिखा नहीं, जब तक फेस आपका काफी चेंज हो चुका है तब आपने देखा, और फिर इरिवर्सिबल तो ग्रोथ होती नहीं है एंड इसको हम लोग फिर क्योर नहीं कर पाते। और कई बार क्या होता है
कि इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, प्री मेच्योर डेथ भी हो सकती है। हमारी एनसीईआरटी ये बात कहती है। ये सारी की सारी लाइंस आपकी कहां से हैं? एनसीईआरटी से, राइट। तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहली चीज क्या हुआ? अगर ओवर सेक्रेशन इन एडल्ट्स में हुआ तो क्या हुआ? हमारी एपिफाइजियल प्लेट्स अभी क्लोज है एंड ड्यू टू दिस क्लोज्ड एपिफाइजियल प्लेट अब हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो हमारी छोटी छोटी बोन्स है जैसे कि फेशियल बोन्स, ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस होने लगता है। कई बार हार्ड टू डायग्नोस होता है, अर्ली स्टेजेस पर तो हमें पता भी नहीं चलता जब तक कि एक्सटर्नल फीचर विजिबल ना हो जाए, और इसमें क्या होता है? कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रीमेच्योर डेथ तक हो सकती है, राइट। तो आ जाइए नेक्स्ट डिजीज पढ़ लेते हैं बेटा। इट इज थायराइड से रिलेटेड है ना। तो आपकी जो थायराइड हार्मोन है मल्टीपल फंक्शंस करता था, हमने पढ़े थे। अब यही जो मल्टीपल फंक्शंस है, अगर ये थायराइड हार्मोन कम हो जाए या बढ़ जाए तो क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? सबसे पहला हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन का सेक्रेशन आपके ब्लड में कम हुआ है। हाँ, बिल्कुल इस तरीके से आपको एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट है उसको बिल्कुल डिकोड करके लाया गया है यहाँ पर। क्या कि जो आपका थायराइड हार्मोन है ये कम बन रहा है, तो क्या हो रहा है? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है, जिसे हम लोग गोइटर कहते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, हाइपोथायराइडिज्म के केस में मान लो कि एडल्ट विमेन है, इस केस में हुआ, इसको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो सकती है, ठीक है। वहीं अगर इन एडल्ट्स इन जनरल, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, इस केस में स्वेलिंग ऑफ फेस, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट अब कम हो गया, स्वेलिंग ऑफ फेस हो सकता है, जिसे हम लोग मेक्सोडेमा या फिर गर्ल्स डिजीज कहते हैं। बट अगर यही हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी फीमेल में हुआ जो कि प्रेगनेंसी में थी, तो उसके केस में ये इसको तो अफेक्ट करता ही है, ग्रोइंग बेबी को भी अफेक्ट करता है, ग्रोइंग एम्ब्रियो को भी अफेक्ट करता है, जिससे कि होता क्या है कि जो आपका ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसका डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होता है, जिससे कि इस बच्चे की स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, जिसे हम लोग क्रिटिनिज्म कहते हैं। मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट कम हो सकता है, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन और डीफ म्यूटिज्म, यानी कि गूंगा बहरा भी ये बच्चा हो सकता है। तो ये एक वो चार्ट है जिससे कि आप पूरे हाइपोथायराइडिज्म को डिकोड करके पढ़ सकते हो। क्या पढ़ा हमने? अगर नॉर्मली आपका जो हाइपोथायराइडिज्म है ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, जिसे हम लोग गोइटर कहते हैं। अगर ये एडल्ट विमेन में हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर करेगा। इन एडल्ट्स जनरल हो रहा है तो मिक्सोडेमा या फिर गर्ल्स डिजीज है, जिसमें कि आपकी स्वेलिंग ऑफ फेस और हैंड्स होता है, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट, अगेन क्योंकि मेटाबॉलिक रेट कम है। अगर यही प्रेग्नेंट फीमेल में हुआ तो क्या होगा? एम्ब्रियो की ग्रोथ डेवलपमेंट अफेक्ट होगी, यानी कि स्टंटेड ग्रोथ होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगा, लो आईक्यू होगा, एबनॉर्मल स्किन होगी, गूंगा बहरा यानी कि डीफ म्यूटिज्म भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास में हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म के केस में दो चीजें हैं। हाइपो में क्या हुआ था? गोइटर, और हाइपर में क्या होगा? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, जिसमें अगेन एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड होगा, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल होगा, आंखें बाहर निकल आएंगी, क्योंकि बीएमआर बढ़ी हुई है, वेट लॉस भी इसमें देखने के लिए मिलेगा। इसे बोलते हैं सूखने वाली, यानी कि वजन कम होने वाली थायराइड, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? हो सकता है कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से भी आपको हाइपरथायराइडिज्म हुआ, जिसमें कि थायराइड नोड्यूल्स डेवलप हो गई हैं, इंक्रीज रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन हो गया है, जो कि एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है आपकी बॉडी के फंक्शंस को, बीएमआर को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है, तो वेट लॉस हो रहा है, आंखें बाहर आ गई हैं, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल हो गया। बात समझ में आई? नेक्स्ट देखें तो हमारे पास में आती है एडिसन्स डिजीज। अगर आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स हैं इनके अंडर प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस ये अफेक्ट करेगा एंड एक्यूट वीकनेस और थकान आपको महसूस होती है। इट इज एडिसन्स डिजीज। याद रखना, मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं यहां से, और यही गलती करते हो कि मिक्सोडेमा कौन था, गर्ल्स डिजीज कौन था, एडिसन्स डिजीज कौन था। तो ध्यान से एक एक पॉइंट को अपने पास में नोट डाउन करते जाइएगा। आगे बढ़े हम लोग तो हमारे पास में आते हैं पैनक्रियास से रिलेटेड डिसऑर्डर, विच इज डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, इसे आप लोग अपनी डेली लाइफ में बहुत सुनते होंगे। बेसिकली एक हार्मोन जो आपके पैनक्रियास में सिंथेसाइज हो रहा था, जिसका नाम था इंसुलिन, जो कि आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता था, इसकी हो गई डेफिशिएंसी। क्या हो गई? इसकी डेफिशिएंसी हो गई। तो आपके ब्लड में काफी लंबे समय तक ग्लूकोज का लेवल अब क्या है? हाई है, क्योंकि कम नहीं हो पा रहा। तो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया हुआ आपको, जिससे कि आपके यूरिन तक में ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज आपको दिखने लगी, यानी कि ग्लाइकोसूरिया एंड कीटोनूरिया आपको दिखने लगी, एंड इसे हम
कैसे ट्रीट करेंगे? अगेन ग्लूकोज को कम करके, और ग्लूकोज को जब हम कम करना चाहते हैं तो क्या देंगे इसे हम लोग? इंसुलिन थेरेपी देंगे पर्सन को, राइट? तो एक ये हो जाता है आपका। फिर अगर हम लोग देखें तो आपके क्लास 11 के सारे डिजीजेस डिसऑर्डर खत्म हो गए हैं। क्लास 12 में जैसे ही मूव करेंगे तो पहले दूसरे चैप्टर में नहीं है, तीसरे चैप्टर में है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि एसटीडीज। ठीक है, एसटीडीज को हम लोग एसटीआईज भी कह सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या फिर इन्हीं को हम लोग वेनरल डिजीजेस या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कहां से ट्रांसमिट होती हैं? सेक्सुअल फ्लूइड से, राइट? तो आपका ये हो गया। अब देयर आर मल्टीपल डिजीजेस, हो सकता है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस हो, तो ये आपको 3 याद रखनी है। बिल्कुल नीट एग्जाम सेंट्रिक बात कर रहे हैं हम आज, अनाप शनाप कोई बात नहीं करेंगे। तो क्या है हमारे पास में? एक हो सकती है क्लेमाइडिया, जो कि एक पॉजिटिव एजेंट क्लेमाइडिया ट्रैकोमोनाइटिस से होती थी, बिल्कुल लिख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। फिर होता है गोनोरिया, जो कि निसेरिया गोनोरी से होती थी। एंड आती है सिफिलिस, जो कि ट्रेपोनोमा पैलिडियम से होती है ना? इसको मैच करने में कंफ्यूजन नहीं करना है। सिफिलिस किससे होगी? ट्रेपोनोमा पैलिडियम से होती थी। कुछ हो सकती हैं वायरल डिजीजेस, जैसे कि एड्स, HIV इज द पॉजिटिव एजेंट, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। फिर आता है हर्पिस, जिसका वायरस का नाम है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। फिर आता है हेपेटाइटिस बी वायरस। और अगर हम बात करें जेनिटल वार्ड, तो HPV इज द वायरस। और अगर हम इन ऊपर 3 वालों की बात करें, एड्स, हर्पिस और हेपेटाइटिस बी, तो ये क्यूरेबल नहीं होती है, इसलिए इनसे हमेशा आपको क्या? बच के रहना है। फिर आती है एक प्रोटोजोवन डिजीज, सिर्फ एक से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए, ट्राइकोमोनियासिस, जिसका नाम है पॉजिटिव एजेंट का ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस। सिम्टम्स की बात करें तो इन जनरल आपको सारे कॉमन सिम्टम्स याद रखने हैं, जैसे कि अर्ली सिम्टम्स आ सकते हैं इन एसटीआईज के बाद, ईचिंग, स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइड पेन हो सकता है आपके जेनाइटल्स में। और फीमेल्स में तो कई बार सिम्टम्स दिखते भी नहीं है, यानी कि फीमेल्स में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक, राइट? तो एक ये हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है, आपको कई बार एबॉर्शंस की नौबत आ सकती है, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी तक हो सकती है, और कई बार रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन तक हो जाते हैं। एसटीआईज को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था RCH प्रोग्राम्स में, और ये इनके चांसेस हाई होते हैं 15 से 24 की एज ग्रुप के बीच में, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस नहीं होती है। बचने के लिए बैरियर मेथड्स यानी कि कॉन्डम्स का यूज करें, एंड दैट्स इट अबाउट योर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीजेस की। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास में जेनेटिक डिसऑर्डर्स। यस, इट इज अगेन मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी और बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैंने कहा कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो हैं ही इस लेक्चर से, कवर कर जाओगे भाई। बहुत छोटे से टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कवर करके जा रहे हो यहाँ पर, है ना? तो आ जाओ। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपकी एनसीईआरटी में 2 मेंशन है PIV वाले चैप्टर में। पहले हैं क्रोमोसोमल, दूसरे हैं मेंडेलियन। क्रोमोसोमल के केस में ये होगा कि आपका जो क्रोमोसोम है कोई कम या ज्यादा हो जाएगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम। वहीं मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो किसी एक जीन में चेंज की वजह से होंगे, यानी कि माइक्रो म्यूटेशंस की वजह से होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिक डिसऑर्डर है यानी कि हमारे जीनोम में चेंज हो रहा है, यानी कि इनका सीधा सीधा रीजन क्या है? हमारे जीनोम में कहीं म्यूटेशन हुआ है और वो हमारे इनहेरिटेंस से हमको मिलता जा रहा है। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर पेरेंट टू प्रोजेनी ट्रांसफर होते हैं। पेडिग्री एनालिसिस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी है ना एक लेक्चर में। तो ये चीज है, क्या क्रोमोसोमल में आपका पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम एबनॉर्मल हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। और वहीं अगर हम लोग मेंडेलियन की बात करें तो किसी एक जीन में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आई होती है, डिलीट हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाती है। ये कुछ हो सकता था जो कि माइक्रो म्यूटेशंस का केस होता है, एंड इट इज द केस ऑफ एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है? एन्यूप्लॉइडी, राइट? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके नीट के एग्जाम में यहाँ से बड़े सवाल आ जाए, तो एक ये चीज भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़े तो एक एक करके हमें पढ़ने। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें आपको सिर्फ 3 पढ़ने हैं, एक डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। अगर ये बात आप जानते ही हैं वैसे
कि आपके पास में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एक है 22 पेयर, आपके पास में टोटल है 23 पेयर्स, 23 में से 22 पेयर अलग है और एक पेयर अलग है। अगर मैं बात करूं 22 पेयर की तो ये होते हैं आपके एलोसोम्स, क्या होते हैं एलोसोम्स, और अगर मैं बात करूं एक पेयर की तो ये होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट, क्या होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। एंड ये सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि हो सकता है फीमेल है तो एक्सएस, क्या है फीमेल है तो एक्सएक्स और मेल है तो एक्सवाई, और ये है आपके 22 पेयर्स एलोसोम्स, राइट। तो अगर आपके सेक्स क्रोमोसोम में कहीं ना कहीं डिलीशन, इंसर्शन या एक्स्ट्रा या कम ज्यादा हो रहा है तो वो आपके क्लाइनफेल्टर्स और टर्नर सिंड्रोम का डिसऑर्डर है, जबकि डाउन सिंड्रोम में आपके एलोसोम्स में डिसऑर्डर कहीं ना कहीं कम या ज्यादा, एक क्रोमोसोम बढ़ता है इसमें, ठीक है, तो वो हो रहा है, ठीक है, एक ये चीज हो गई। आगे बढ़े तो देख लेते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ये बच्चे का फोटो याद है, आपकी एनसीईआरटी का बच्चा है प्यारा सा, है ना। तो डाउन सिंड्रोम में हो क्या रहा है, डाउन सिंड्रोम का जो नाम है वो इसीलिए क्योंकि सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लैंडन डाउन ने इन 1866। ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर नीट एग्जाम। क्यों होता था, क्योंकि जब आपके पास में पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर मैं बात करूं, आपके सारे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं आपके पास में 1 2 23 पेयर्स हैं, तो इनमें जो आपका 21st वाला जो क्रोमोसोम था इसका एक पेयर होना चाहिए था आपके पास में, एक पेयर के साथ साथ बाय चांस गलती से एक और क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, यानी कि 21st क्रोमोसोम अब पेयर में ना होकर के हमारे पास में 3 है, यानी कि 3 क्रोमोसोम है हमारे पास में 21st वाले, यानी कि क्या हो गया है यहाँ पर ट्राइजोमी हो गई है, क्या हो गया है बेटा ट्राइजोमी हो गई है। एंड ड्यू टू दिस ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम क्या होता है हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम क्यों रखा, क्योंकि लैंडन डाउन ने डिस्कवर किया था, ऐसा कहीं से नहीं कि क्रोमोसोम कम हो रहा है, वो तो बढ़ रहा है। किस ईयर में हुआ 1866 में। कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ये 21वां क्रोमोसोम ऐसे क्या चेंजेस ला रहा है आपकी बॉडी में, देयर आर मल्टीपल फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज बेटा। कई बार ये बच्चे क्या होते हैं स्मॉल स्टैचर्ड होते हैं, ठीक है, इसके अलावा इनका जो हेड है वो स्मॉल होता है, राउंड होता है, इस फोटो में देख पा रहे स्मॉल है, राउंड है, और फ्लैट बैक होता है इनका, फ्लैट बैक होता है इनका, ब्रॉड फ्लैट सा फेस है, उस बच्चे का फेस देख पा रहे हो एकदम ब्रॉड है, फ्लैट है, ठीक है, बिल्कुल चंदा मामा जैसी इसकी शक्ल है, ठीक है, चंदा मामा जैसी इसकी शक्ल है। फिर बिग रिंकल्ड और फरोड टंग होती है, तभी इसकी टंग बाहर निकाल के दिखाई है, बड़ी सी होती है, रिंकल्ड होती है, फरोड होती है, ठीक है। माउथ इसका पार्शियली ओपन रहता है क्योंकि टंग बड़ी है भाई, कॉमन सेंस की बात है। इसके अलावा इसके पास में जो इसका हाथ है आप देख पा रहे हो, इसका हाथ भी इसीलिए ड्रॉ करके दिखाया है, हाथ इसका पाम बहुत ब्रॉड होता है, इवन पाम क्रीज होते हैं इसके, और कई बार इसकी फिंगर टिप्स पर कई सारे लूप्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं कई सारे लूप्स होते हैं। और एक बहुत ही गंदी चीज इसको ये बीमारी है कि इसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज भी होती है, क्या होता है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इसको होती है। और डेवलपमेंटल इफेक्ट की बात करें तो जैसे जैसे ये बच्चा डेवलप होता है इसका फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्डेड रहता है, इसीलिए स्टंटेड ग्रोथ, स्मॉल स्टैचर्ड इसको हमने बोला है। इसके अलावा साइकोमोटर डेवलपमेंट भी इसका क्या होगा रिटार्डेड होता है, बट क्योंकि इसके सेक्स क्रोमोसोम में कोई भी गड़बड़ नहीं हुई है, इस बच्चे के सिर्फ और सिर्फ एलोसोम में दिक्कत हुई है, तो ये बच्चा सेक्सुअली क्या होता है फिट होता है, राइट। इसमें जो भी सेक्सुअल डेवलपमेंट होंगे, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें नॉर्मल इसका जो ऑर्गन्स हैं वो काम करेंगे, राइट। तो एक ये चीज हो गई, एक बार से क्विक रिकैप कर लें क्या इसका। तो क्या हुआ, डाउन सिंड्रोम वाज डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब्ड बाय लैंडन डाउन इन 1866, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ था, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम हुआ था, यानी कि 21st वाला एक पेयर में ना हो करके अब हमारे पास में क्या है बेटा एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, यानी कि 3 है हमारे पास में 21वें क्रोमोसोम। कैरेक्टरिस्टिक आया जैसे कि स्मॉल स्ट्रक्चर्ड बॉडी हुई, इसके अलावा स्मॉल राउंड बैक ऑफ हेड हुआ, और बड़ा सा ब्रॉड सा इसका फेस हुआ, बिल्कुल चंदा मामा जैसा। बिग रिंकल्ड इसकी कैसी होती है, बिग रिंकल्ड और फरोड टंग होती है, पार्शियली ओपन माउथ होता है क्योंकि इसकी टंग बड़ी है। इसके अलावा इसके पास में हाथ ब्रॉड होता है, पाम क्रीज होता है, बहुत सारे फिंगर पर क्या होते हैं लूप्स होते हैं। इसके अलावा कंजेनाइटल डिसीज इसको होती है। डेवलपमेंटल इफेक्ट में फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्ड हो रहा है, साइकोमोटर डेवलपमेंट रिटार्ड हो रहा है, लेकिन सेक्सुअली फिट है क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम पर कोई भी अफेक्ट इसके नहीं आया था, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में गिवन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को आप कैसे याद रखेंगे, मैं बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और मैम हमारे पास में दूसरा क्या है
दूसरा क्या है हमारे पास में, एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और दूसरा टर्नर सिंड्रोम। मैम इसमें कंफ्यूजन होता है हमें सिम्टम्स को याद रखने में। सिंपल सी बात है, आपका जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है बेटा, इसमें होता क्या है, आपकी बॉडी में, आपको पता है ना आपकी बॉडी में क्या होता है, 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम है ना, क्या है 46 क्रोमोसोम। अगर मैं इनकी बात करूं तो आपके पास में 22 पेयर एलोसोम हो गए, प्लस होता है आपके पास में या तो XX या फिर क्या होता है XY, ठीक है। अब अगर आपके सेक्स क्रोमोसोम XX या XY ना हो करके, मान लीजिए ये पर्सन बनने वाला था मेल, क्या बनने वाला था, मेल, लेकिन इसके पास गलती से एक और X क्रोमोसोम आ गया है, क्या आ गया है, गलती से एक और X क्रोमोसोम आ गया है, यानी कि अब इस बच्चे का कैरियोटाइप XXY हो चुका है, क्या हो चुका है, XXY। एंड अब तो आपकी ये जो बॉडी का फंक्शनिंग है कंफ्यूज है कि भैया क्या मैं XX की तरह बिहेव करूं क्योंकि मैं एक फीमेल हो सकता था, या फिर मैं XY की तरह बिहेव करूं क्योंकि मैं एक मेल हो सकता था। अब बॉडी यहां पर क्या हुई है, कंफ्यूज। तो यहां पर मेल बनने वाला था, क्योंकि ये मेल बनने वाला था XY, इसमें बहुत सारे फीचर्स फीमेल के भी आ जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये तो आपका कुछ गड़बड़ है, टोटल होते हैं 44 प्लस XXY होगा, राइट, ठीक है। तो 44 प्लस XXY हो जाता है कैरियोटाइप। इस केस में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, ओवरऑल तो हुआ मैस्कुलिन डेवलपमेंट, लेकिन फेमिनाइन डेवलपमेंट जैसे कि गायनेकोमेस्टिया यानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है इनके अंदर, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव इंपैक्ट ये आते हैं कि ये इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं, दे कैन नॉट गिव अ बर्थ टू यंग वन, राइट। तो हुआ क्या, क्लाइनफेल्टर्स के केस में आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये होना था मेल, यानी कि इसका कैरियोटाइप होना था क्या, XY। इस केस में एक और अगर X क्रोमोसोम आ गया है तो ये मेल में फीमेल का फिल्टर लग गया है स्नैपचैट वाला, तो क्या हुआ है, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट हुआ, लेकिन फेमिनाइन डेवलपमेंट भी हुआ जैसे कि गायनेकोमेस्टिया यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और रिप्रोडक्टिव इंपैक्ट की बात करें तो इसके इंडिविजुअल कैसे होते हैं, एकदम स्टेराइल। ये पर्सन आपको दिख रहा है नॉर्मल मैन है, इसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया है, राइट। दूसरा आता है हमारे पास में टर्नर सिंड्रोम। इस केस में भी X क्रोमोसोम ने ही गड़बड़ की है, वहां क्या हुआ, XXY हो गया। इस केस में क्या हुआ, आपके पास में 44 क्रोमोसोम रहे प्लस X आया और दूसरा आया ही नहीं, 0 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 0 हो गया। अब इस केस में XX अगर ये होता तो ओवरऑल क्या बनती है, फीमेल बनती, लेकिन X एक और एब्सेंट है, तो फीमेल का डेवलपमेंट यहां पर क्या हुआ, कम हुआ है, क्या हुआ है, डेवलपमेंट यहां पर कम हो रहा है। इसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में आए ही नहीं। रिप्रोडक्टिव इंपैक्ट की बात करें तो इस केस में फीमेल स्टेराइल हो जाती है, ओवरीज इनकी रूडिमेंट्री रह जाती है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम के केस को आप कैसे याद रखेंगे, इनका एक X क्रोमोसोम टर्न हो गया इनटू 0, यानी कि कैरियोटाइप हुआ 44 प्लस X, यानी कि इस केस में फीमेल प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, आधी अधूरी फीमेल, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स यहां पर नहीं आएंगे और इनकी ओवरीज क्या होंगी, रूडिमेंट्री। एंड फर्दर ये जो पर्सन है कैसा होगा, स्टेराइल। ये आप एक फीमेल की इमेज यहां पर देख सकते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन में आ सकता है। आगे बात करें तो हमारे पास में आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर अगेन आपको कुछ सर्टेन गिवन है आपकी एनसीईआरटी में और सारे ही आपको ध्यान से कवर करने हैं, है ना। तो आपके पास में आते हैं ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। अच्छा, अगेन वहां पर हमने देखा एक ऑटोसोमल हो सकते हैं और दूसरे क्या हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं। अगर आपके किसी ऑटोसोम में कहीं कोई एबनॉर्मलिटी आई तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और अगर आपके सेक्स क्रोमोसोम में कहीं कोई एबनॉर्मलिटी आई तो क्या हुआ, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, राइट। अगर मैं बात करूं हमारे ऑटोसोम्स जो आपके 22 पेयर्स हैं, इनमें कोई ऐसा चेंज आया है, कोई ऐसा माइक्रो म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से वो आपका पर्टिकुलर जीन डोमिनेंट था और हट गया है या फिर आ गया है, तो इस केस को हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कहते हैं। और आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक ही एग्जांपल गिवन है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का, ये चीज आपको याद रखनी है, पेडिग्री के नीचे गिवन है, नहीं पता है तो। दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव, कि इस पर्टिकुलर जीन के एडिशन डिलीशन से बॉडी में इफेक्ट दिख नहीं रहा है, सिर्फ जीनोम तक ही सीमित है, तो इसे हमने क्या कहा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अगर ये हमारे पास में होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। और इसके बहुत सारे एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, एक है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलासीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, राइट।
और सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर आता है हमारे पास में दूसरा डिसऑर्डर जो कि हो सकता है आपके सेक्स से लिंक्ड, यानी कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। इस केस में क्या होता है, सेक्स हमारे पास में 2 क्रोमोसोम है, एक एक्स और दूसरा वाई। अगर ये एक्स लिंक्ड है तो एक्स लिंक्ड जिसे हम लोग कहते हैं, और वाई लिंक्ड है तो वाई लिंक्ड जिसे हम लोग कहते हैं। अब मजे की बात ये कि आपके एनसीईआरटी में वाई लिंक्ड आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो जब वाई लिंक्ड आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम लोग पढ़ते नहीं है और एक्स लिंक्ड को ही ओवरऑल फिर सेक्स लिंक करके पढ़ लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए एक्स लिंक्ड है या सेक्स लिंक्ड है तो भी आप उसी के अकॉर्डिंग आंसर करिएगा, टर्मिनोलॉजीज में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक्स लिंक्ड में भी आपके पास में आ सकते हैं डोमिनेंट और हो सकते हैं रिसेसिव। डोमिनेंट के केस में अगेन आपके एनसीईआरटी में आपको मेंशन नहीं है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो मैं आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ाऊंगी। दूसरा आता है रिसेसिव, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में 2 डिसऑर्डर है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। अब सबसे पहली चीज तो ये कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आता है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करें या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करें। बच्चे इनमें मिक्स कर रहे हैं कई बार। तो आपको क्या करना है, हमेशा ये चीज याद रखिए कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्या है, सारे कलरफुल वाले हैं, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। हीम इज द कलर, तो कलरफुल वाले क्या है आपके, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। वहीं अगर हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की बात करें तो याद कैसे करोगे, आपके पास में 4 हैं, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और थैलासीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसको याद करने के मैं ट्रिक बता रही हूँ, लेकिन ना इसको कहीं मतलब इट्स जस्ट अ ट्रिक है ना, तो हमें ज्यादा तो जानना ही नहीं। एक ट्रिक है, आप क्या करो, एक थैला लो, क्या लो, एक थैला लो, ठीक है। इस केस में हो क्या रहा है, क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया ना, तो ये डिजीज डोमिनेंट का मर्डर करने जा रहा है। तो ये लेगा एक थैला, इस थैले के अंदर रखेगा एक सीकल, एक रखेगा सीकल और एक रखेगा फिनाइल की बोतल और एक रखेगा फिनाइल की बोतल। इसके साथ में थैले को बांध देगा फाइबर से, यानी कि फाइबर से बांध देगा। तो थैला से लिया थैलासीमिया, सिकल से लिया सिकल सेल एनीमिया, बॉटल से लिया फिनाइल कीटोन्यूरिया फिनाइल से, और थैला से थैलासीमिया, फाइब्रोसिस से ये धागे से क्या हुआ, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इट्स जस्ट अ ट्रिक, याद कर सकते हो इससे और सारी डिजीजेस को याद रख सकते हो। क्यों, क्योंकि ये रिसेसिव है तो डोमिनेंट का क्या करने जा रहा है, ये मर्डर करने जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से याद रख सकते हो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक एक करके सभी डिसऑर्डर्स हमें ध्यान से पढ़ने हैं, तो आ जाइए। सबसे पहले पढ़ लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं सबसे पहले, सिकल सेल एनीमिया। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की डिटेल नहीं है आपकी एनसीईआरटी में, तो हम भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, जितना गिवन है जितना आ सकता है, बस अभी लास्ट मोमेंट पर तो वही रिवाइज करना है हमें, है ना। सिकल सेल एनीमिया, इस केस में होता क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, होता क्या है, जो आपका जीन है ना, आपके डीएनए में जो जीन है उनका ये कुछ सीक्वेंस आगे पीछे का है, पर ये कुछ सीक्वेंस जो है ना सीटीसी वाला, और यहाँ पर सीएसी है, यहाँ पर क्या है, सीटीसी है। अब मान लो कि ये जब छोड़ो बाकी सारी चीजें छोड़ो, चलो सिकल सेल एनीमिया के केस में होता क्या है, आपकी जो आरबीसीज है ना, इनकी शेप हो जाती है सिकल। इन जनरल नॉर्मल शेप कैसी होती थी, बाइकनकेव। सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या हो जाती है, सिकल शेप। रीजन क्या है इसके पीछे, आपका जीनोटाइप। अगर मैं बात करूं आपके जीनोटाइप, एमआरएनए की अगर हम बात करें तो एमआरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बात हम लोग सभी जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं एमआरएनए का एक कोडॉन जो कि जीएजी है, ये कोड करता है हमारे ग्लूटामिक एसिड के लिए, किसके लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए। इस जीएजी में यहां पर हुआ है पॉइंट म्यूटेशन, ये जीएजी कन्वर्ट हो चुका है जीयूजी में, किसमें, जीयूजी में, एंड वी नो दैट जीयूजी इज कोड फॉर वैलिन। तो हुआ क्या, हमारी जो ग्लूटामिक एसिड था उसकी जगह पर क्या आ गया यहाँ पर, वैलिन। रीजन क्या था, पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, एमआरएनए का कोड अगर यहाँ पर जीएजी रहा है तो यहाँ पर डीएनए के कोड की बात करूं तो सीटीसी रहा होगा, और सीटीसी की जगह पर गलती से क्या हुआ होगा, सीएसी। ठीक है, तो सीटीसी की जगह हो गया है सीएसी, या फिर मैं ये कहूं एमआरएनए के केस में जीएजी की जगह हो चुका है जीयूजी, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वैलिन एट द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। अब ये बीटा ग्लोबिन चेन क्या है मैम, अगर ये नहीं पता तो ध्यान से देखना, आपके पास में जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है ना, इसके पास में होते हैं 4 हीम के पार्टिकल जिनके सेंटर में होता है आयरन। क्या, 4 हीम के पार्टिकल जिनके सेंटर में होता है आयरन, और 2 होती हैं ग्लोबिन चेन, 2 होती है अल्फा चेन, 2 होती हैं बीटा चेन। तो ये जो बीटा ग्लोबिन चेन है
इसकी चेन हो गई है डैमेज, इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह पर आ गया है वेलिन, दैट लीड्स टू द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस एंड जो हमारी आरबीसीज बायकॉन्केव होती थी अब हो गई हैं ये सीकल शेप। अब क्योंकि ये सीकल शेप हो गई है, बायकॉन्केव रखने का हमारा पर्पस क्या था, न्यूक्लियस को हटाने का हमारा पर्पस क्या था कि हम ज्यादा से ज्यादा स्पेस बना पाए ऑक्सीजन के ट्रांसफर के लिए। अब ये हो चुकी है सीकल शेप, तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन उतना ट्रांसफर नहीं कर पा रही है एंड इस केस में ये पर्सन अगर एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करता है, भाग दौड़ करता है, इसकी मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं डिलीवर हो पाती है, तो इस पर्सन को कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि बायकॉन्केव वाली जो आरबीसीज है वो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड के द्वारा इसके ब्लड में मिक्स की जाए एंड इसका हम लोग ट्रीटमेंट करें। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां पर आरबीसीज की क्वालिटी खराब हुई है, इसीलिए इसे हम लोग क्वालिटेटिव डिसऑर्डर कहते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, जीएजी की जगह जीयूजी होता है, ये बचपन से देखते आ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आपके डीएनए में सीटीसी की जगह पर सीएसी हो रहा है, ये आपके नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन हो सकता है, तो इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा, राइट। तो ये हो जाता है आपके सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल्स, ठीक है। आगे आए तो हमारे पास में आता है थैलासीमिया। थैलासीमिया बेसिकली एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जानते हैं हम लोग। इस केस में होता क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं हमारे पास में दो टाइप के थैलासीमिया है, एक है अल्फा थैलासीमिया, एक है बीटा थैलासीमिया। अगेन इसमें आपके हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल है ना, आपके पास में 4 हीम पार्टिकल थे और इनके पास में 2 चेन थी अल्फा चेन, 2 चेन थी क्या बीटा चेन, ठीक है। इस केस में होता क्या है, आपका अल्फा थैलेसीमिया के केस में अल्फा चेन अफेक्ट होती है और बीटा थैलासीमिया के केस में बीटा चेन अफेक्ट होती है, किसकी, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की। अब होता क्या है आपका जो क्रोमोसोम नंबर 16 है ना, क्या है क्रोमोसोम नंबर जो 16 है ना, इसके पास में 2 जीन्स प्रेजेंट है, एक है HbA1, एक है HbA2। HbA1 दूसरा HbA2 किस पर, क्रोमोसोम नंबर 16 पर। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 16 है इसमें HbA1 और HbA2 जब अफेक्ट होते हैं बेटा, तो इस केस में अल्फा चेन अफेक्ट होती है, इसकी प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाती, दैट लीड्स टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। फर्दर यहाँ पर ब्लड की कमी यानी कि एनीमिया देखने के लिए मिलता है। बीटा के केस में क्रोमोसोम नंबर 11 पर HbB जो जीन है ये डिफेक्टिव कर देता है आपके बीटा ग्लोबिन चेन को, अगेन इट लीड्स टू एनीमिया। तो इट इज अ डिसऑर्डर एंड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, क्योंकि एनीमिया इज द फीचर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड कम हो रहा है, क्वांटिटी कम हो रही है। याद रखने के लिए आप ये याद रखिएगा, क्रोमोसोम नंबर 11 में 2 1 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 भी आते हैं HbB जीन बीटा में, और यहाँ पर क्या हो रहा है HbA1 और HbA2 इन केस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16 यानी कि अल्फा थैलेसीमिया होता था। आपकी एनसीईआरटी में बस इतना ही मेंशन है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। फिर आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया अगेन एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है बेटा। कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है बेटा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये कि चलो इसको ना हम लोग एक इस तरीके से आ जाइए, यहां समझ लीजिए। देखिए बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। देखिए हमारे घर ना एक भैया आते हैं जिनका नाम है रामू, और उनको हम लोग रामू काका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रामू काका बोलते हैं। अब आप कहोगे मैम ये स्टोरी क्यों बता रहे हो, बहुत रिलेटेबल है। क्या है, रामू काका कहते हैं। अब ये रामू काका, हमारे घर पर रामू काका है ना, अपने घर पर तो रामू काका नहीं है। ये अपने घर पर तो ये किसी के पापा हैं, किसी के कुछ है। मतलब कि बेसिकली अगर हमें देखा जाए तो एक जेंटलमैन है, यानी कि अपने घर पर और अपनी सोसाइटी में क्या है, मिस्टर रामू। क्या है ये, मिस्टर रामू। हमारे घर पर ये आते हैं अपने गांव से चल करके, और कैसे आते हैं, अपनी बाइक से आते हैं। कैसे आते हैं बेटा, ये अपनी बाइक से आते हैं, ठीक है। तो क्या है, मिस्टर रामू अपने घर पर मिस्टर रामू है, अपनी सोसाइटी में मिस्टर रामू है। बाइक पर सवार होके जैसे ही ये हमारे घर आते हैं, ये हमारे रामू काका, प्यारे से रामू काका बन जाते हैं। और क्यों मैंने कहा प्यारे से रामू काका, क्योंकि हमारे घर के बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, जैसे कि दूध लेकर के आना है मार्केट से, और सामान लेकर के आना है, या अगर हम बात करें घर की साफ सफाई करनी है, या हम लोग बात करें टेक केयर करनी है, या हम लोग बात करें कुकिंग की, तो ये सारे काम कौन करता है, हमारे घर के रामू काका। तो बेसिक चीज अगर मैं करूं
तो क्या है, मिस्टर रामू अपने घर पर मिस्टर रामू हैं, जैसे ही बाइक पर सवार होके हमारे घर आते हैं, हमारे प्यारे रामू काका बन जाते हैं और हमारे घर पर देयर आर मल्टीपल काम जो वो कर रहे होते हैं, जैसे कि दूध लाना, सफाई लाना, टेक केयर करना, कुकिंग करना, एक्सेट्रा। ठीक है, अब क्या है, बाय चांस, अभी तो आप लोग सुन ही रहे हो कि पेट्रोल डीजल महंगा होता जा रहा है भाई, है ना, और पेट्रोल क्या हो गया है, महंगा। और बाय चांस की बात है, आप समझो कि पेट्रोल की अचानक से क्या हो गई, स्ट्राइक। पेट्रोल की क्या हो गई है, स्ट्राइक। और अगर पेट्रोल की स्ट्राइक हो गई तो सबसे ज्यादा लॉस कहां होगा हमारा, बाइक नहीं चल पाएगी। क्या नहीं चल पाएगी बेटा, बाइक नहीं चल पाएगी। और जब पेट्रोल नहीं होगा तो बाइक नहीं चलेगी, बाइक नहीं चलेगी तो दिस वाज द अल्टीमेट एंड सिंगल सोर्स कि हमारे मिस्टर रामू हमारे घर पर आते थे, है ना। बाइक नहीं चलेगी तो क्या होगा, हमारे मिस्टर रामू यहां आ ही नहीं पाएंगे, यानी कि रामू काका वाले काम नहीं कर पाएंगे। और अगर ये हमारे घर आएंगे नहीं, रामू काका बनेंगे नहीं, तो हमारे घर के दूध लाने का काम रुक जाएगा, हमारे घर के सफाई का काम नहीं हो पाएगा, टेक केयर, कुकिंग, ये सब कुछ रामू काका नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें कोई अल्टरनेट ऑप्शन देखना पड़ेगा। होगा क्या, हो सकता है कि दूध के बिना हमें रहना पड़े, हो सकता है साफ सफाई के बिना रहना पड़े, घर में गंदगी हो जाए, हो सकता है कि कुकिंग के लिए बाहर से जोमेटो होने लग जाए, है ना। तो हमारे पास में क्या है, मिस्टर रामू हैं जो हमारे घर पर बाइक से आते थे, रामू काका बनते थे और ये वाले सारे काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, पेट्रोल की स्ट्राइक हो गई, बाइक नहीं चली, तो मिस्टर रामू से रामू काका वाली पोजीशन पर नहीं आ पाए और हमारे घर के ये सारे काम रुक गए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ है आपके फिनाइल कीटोन्यूरिया के केस में। आइए मैं बताती हूं कैसे। देखिए होता क्या है, आपकी जो बॉडी है ना, वहां पर एक अमीनो एसिड है, इसमें क्या है, फिनाइल एलानिन। क्या है, हमारे पास में एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलानिन। अब ये जो फिनाइल एलानिन है ना, ये एक एंजाइम जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसकी मदद से कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, विच इज अगेन एन अमीनो एसिड। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की मदद से टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। और ये जो टायरोसिन है, ये प्रिकर्सर है ऑफ सेवरल हॉर्मोन्स, जैसे कि मेलाटोनिन, एड्रिनलिन, डोपामीन, थायराइड हार्मोन का क्या है, ये प्रीकर्सर है। तो होता क्या है, मेलाटोनिन अपना बॉडी का काम करता है, पिगमेंटेशन करता है, एड्रिनलिन अपना इमरजेंसी हार्मोन है, डोपामीन अलग हमारा हैप्पी हार्मोन है, थायराइड हार्मोन की बात करें तो बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन करता है, हमारी बीएमआर रेगुलेट करता है। ये हमारी बॉडी की क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया के केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाला जो जीन था ना, वो क्या हुआ है, उसमें म्यूटेशन हो गया है। क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है। क्या हुआ है, म्यूटेशन हो गया है। तो जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाले जीन में क्या हो गया बेटा, म्यूटेशन हो गया। अगर इसमें म्यूटेशन हुआ तो हमारा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पाया, और जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पाया तो हमारा फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। जब हमारा फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो क्या हुआ, मेलाटोनिन, एड्रिनलिन, डोपामीन, थायराइड हार्मोन जैसे हार्मोन प्रॉपर नहीं बन पा रहे हैं। अब नहीं बन पा रहे तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये एक्यूमुलेट हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन कर रहा है। फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन कर रहा है। मेलाटोनिन नहीं है तो डीपिगमेंटेशन हो रहा है। डोपामीन नहीं है, हैप्पी हार्मोन, थायराइड हार्मोन नहीं है तो हमारी बीएमआर वगैरह रेगुलेट नहीं हो पा रही है। एंड देयर आर सेवरल सिम्टम्स जो कि इनकी डेफिशिएंसी से आते हैं। और ये एक ऐसा पर्सन जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया की प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। अब अगर हम लोग बात करें हमारे एनसीईआरटी के पैराग्राफ की, तो बस एक पैराग्राफ में पूरा फिनाइल कीटोन्यूरिया एक्सप्लेन्ड है एंड दैट इज ऑल अबाउट द फिनाइल कीटोन्यूरिया। जो भी हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ में उन्होंने गुत्थी बनाई है, हमने इसको यहाँ पर क्या कर दिया है, डीकोड कर दिया है। तो एक बार फिर से देखिएगा, अगर मिस्टर रामू हमारे घर पर बाइक से चल करके आते थे, रामू काका बन जाते थे और दूध लाते थे, सफाई करते थे, टेक केयर करते थे, कुकिंग करते थे। अगर पेट्रोल की हो गई स्ट्राइक, बाइक नहीं चली, तो मिस्टर रामू काका नहीं बन पाए और ये वाले सारे काम क्या हो गए, इंटरप्ट हो गए। सेम हैपेंस इन द केस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट करता था हमारे फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में, जो कि प्रिकर्सर था मेलाटोनिन, एड्रिनलिन, डोपामीन और थायराइड हार्मोन का। जैसे ही इसको बनाने वाला जीन में म्यूटेशन हुआ तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की एब्सेंस में हमारा फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया। कन्वर्ट नहीं हो पाया तो ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, जिससे मेंटल रिटार्डेशन हुआ, डीपिगमेंटेशन हुआ और बहुत सारे सिम्टम्स आए जो इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से आ सकते
बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, वो जो एनसीईआरटी का पैराग्राफ है ना, बहुत सिंपल है, इतना ही उसके बारे में बताया जा रहा है आपको। आगे बढ़े तो हमारे पास में आ जाता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। और अगर हम लोग बात करें एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की, तो बेटा जितने भी हमारे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये क्रिस क्रॉस पैटर्न शो करते हैं। और हमारी एनसीईआरटी में डोमिनेंट का एग्जांपल गिवन नहीं है, तो हम वही करेंगे, रिसेसिव। क्या करेंगे? रिसेसिव ही पढ़ेंगे। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो डिसऑर्डर है, क्या शो करते हैं बेटा? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं। दो है हमारे पास में, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। अभी हमने देखे थे, कलरफुल वाले सारे हमें याद रखने। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करें, तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? आप किसी पर्टिकुलर कलर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, ये बात तो आप सभी को पता है ना कि हमारी जो आईज होती है वहां पर कुछ कोन्स होते हैं, और 3 टाइप के कोन्स होते हैं, एक रेड लाइट के लिए, एक ग्रीन लाइट के लिए और एक ब्लू लाइट के लिए। और इन तीनों से ही सारे कलर्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं जो हम लोग देख पाते हैं, है ना? हाँ, तो ये जो 3 हमारे कोन्स है ना, ये क्या है हमारे पास में? रेड, ग्रीन और ब्लू। इन केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस हमारे एक एक्स क्रोमोसोम में ऐसा कुछ डिफेक्ट आया जिससे कि हमारे रेड और ग्रीन जो कोन है ना बेटा, ये अफेक्टेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये अफेक्ट हो जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस रिसेसिव डिसऑर्डर होता क्या है? अगर ये एक डॉट है, अगर मैं बात कहूं ये ग्रीन कलर के डॉट में आपको रेड कलर का डॉट दिख रहा है, तो आप बिल्कुल ठीक हो। बट अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप कलर ब्लाइंड हो। ठीक है, तो क्या है, आपको ग्रीन और रेड कलर में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। क्या? ग्रीन और रेड कलर में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हो इन केस ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। बात समझ में आई? अब हमारी एनसीईआरटी ये बात कहती है कि ये जो डिसऑर्डर है ना, ये लगभग हमें 8% ऑफ मेल्स एंड 0.4% ऑफ फीमेल्स में देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों? फीमेल्स के साथ में कम है रेशो और मेल्स के साथ में ऐसा अन्याय क्यों? देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल टेक्निकल सी चीज है, आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर मैंने आपको ये कहा कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। यानी कि अगर मैं बात करूं एक मेल के कलर ब्लाइंड होने की, तो मेल के पास में तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है, पता है ना? तो अगर इसके एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट होगा, तो ये डिसऑर्डर इसको है, यानी कि ये डिजीज है। क्या है? ये डिजीज है। सिंपल। एक मेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए कितने एक्स क्रोमोसोम पर डिजीज वाला जीन चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस का जीन चाहिए? एक। सिंपल, वो डिजीज हो गया। वहीं अगर मैं एक फीमेल की बात करूं बेटा, तो फीमेल क्या होती है? XX। और अगर हम लोग बात करें इस फीमेल की, तो इसको कलर ब्लाइंड होने के लिए हमने बात की ना कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो अगर एक क्रोमोसोम पर डिजीज का जीन प्रेजेंट होगा, तो ये डिजीज ना होकर के क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैरियर हो जाएगी। वहीं अगर हम लोग इसको डिजीज करना चाहते हैं, तो ये नेसेसरी है कि हमारे पास इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट हो? डिजीज वाला जीन प्रेजेंट हो, तब जाकर के क्या होगी? डिजीज होगी। तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो मेल्स को कलर ब्लाइंड होने के लिए सिर्फ एक डिजीज एक्स क्रोमोसोम की जरूरत है, जबकि फीमेल्स को 2 एक्स क्रोमोसोम की जरूरत है जिन पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट हो। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें मेल के बनने की, तो मेल का जो फादर है, इस मेल का जो अगर हम लोग बात करें पेरेंट्स हैं, तो कैसे रहे होंगे? इसकी मदर XX, इसके मदर फादर XY होंगे। फादर से इसके पास में आया Y वाला, मदर से आया X वाला, यानी कि मदर को एटलीस्ट क्या होना पड़ेगा? कैरियर होना पड़ेगा। जबकि अगर हम लोग एक डिजीज फीमेल की बात करें, तो इसके पेरेंट्स XX एंड XY में ये नेसेसरी है बेटा कि मेल के पास में भी एक X पर ये प्रेजेंट हो और फीमेल भी एटलीस्ट क्या हो? कैरियर, तब जाकर ये बच्ची क्या होगी? डिजीज होगी। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रेयर बन गया। हालांकि ये इजी है कि अगर एक सिंपल फीमेल अगर सिर्फ कैरियर है, तो ये मेल को ट्रांसफर कर सकती थी, इसमें ये डिसऑर्डर अपीयर हो सकता था। तो बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? यानी कि हमारे पास में इन ह्यूमन पॉपुलेशन देयर आर 8% ऑफ मेल्स कैन बी कलर ब्लाइंड एंड 0.4% फीमेल्स आर कलर ब्लाइंड। आई बात समझ में? तो आगे आ जाइए। एनसीईआरटी की ये लाइन जो है, इसी को आप इस तरीके से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं बेटा। आगे हम आए तो हमारे पास में आता है हीमोफीलिया, विच इज द नेक्स्ट डिसऑर्डर। बेसिकली अगर हम लोग बात करें हीमोफीलिया की, तो आपको ये बात ना बहुत बार नीट में सवाल पूछा गया है कि एक रॉयल डिजीज होती है। क्यों होती है रॉयल डिजीज? हाँ रॉयल डिजीज क्यों होती है? क्योंकि बेटा एट द टाइम जब हमें हीमोफीलिया के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, एक हमारी
एक महारानी कौन थी? क्वीन विक्टोरिया। ये जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, ये थी कैरियर इस डिजीज के लिए, इसको लेकर के। और क्योंकि ये कैरियर थी तो, और मैं ये भी बात जानती हूँ कि ये क्या है? एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो अगर इनके 2 एक्स क्रोमोसोम है तो यहाँ पर डिजीज वाला जीन एक पर प्रेजेंट होगा, कैरियर है। ठीक है, क्या है ये? कैरियर है। और इनका जैसे ही ये अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगी तो ये कहीं ना कहीं अपना कैरियर वाला जीन आगे ट्रांसफर कर रही होंगी अपनी प्रोजेनी में। तो मान लीजिए अगर मैं इनका एक ये फैमिली चार्ट बना लूं बेटा, ठीक है, मान लीजिए इनकी मीटिंग हो रही है इस पार्टनर से, राइट? तो इनकी प्रोजेनी आगे कैसी बनेगी? इनकी प्रोजेनी 4 बना लेते हैं ना, 2 मेल्स 2 फीमेल्स बना लेते हैं, है ना? तो ऐसे बना लेते हैं, लो ये 2 फीमेल हो गई, ये 2 मेल हो गए, ये 2 क्या हो गए? मेल हो गए। तो अगर मैं बात करूं इन फीमेल्स की, तो इन फीमेल के पास में हो सकता है कि मेल से नॉर्मल आया, फीमेल से भी नॉर्मल आया, हो सकता था फीमेल से यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ जाता, और इस मेल के पास में चांसेस है कि नॉर्मल वाला आ जाता या फिर कलर ब्लाइंडनेस वाला आ जाता। यही तो 4 पॉसिबिलिटीज है, यही तो 4 पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे जैसे इनका फैमिली ट्री आगे बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन आगे ट्रांसफर होता जा रहा है। क्या हो रहा है? ये इसका जीन ट्रांसफर होता जा रहा है। सेम हैपेंस विद दिस प्रोजेनी आल्सो। तो इनका जो फैमिली ट्री था, सेवरल जनरेशन तक हीमोफीलिया का जीन क्या हो रहा है? ट्रांसफर होता जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करें कि हीमोफीलिया में एक्चुअल प्रॉब्लम होती कहां है, तो यहां मैं आपको बता देती हूं, यहां मैं आपको बता देती हूं बेटा। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास में ना 2 टाइप के हीमोफीलिया है। एक है हीमोफीलिया टाइप ए और एक है हीमोफीलिया टाइप बी। इस केस में होता क्या है, हमारे पास में देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं एक टाइप के प्रोटीन बनाने को, जिसका नाम है कैस्केड प्रोटीन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द कैस्केड प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, राइट? तो होता क्या है कि हीमोफीलिया चाहे वो ए टाइप हो चाहे बी हो, इस केस में फैक्टर 8 और इस केस में फैक्टर 9 एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से कैस्केड प्रोटीन प्रॉपर नहीं बन पाता है। अब क्योंकि कैस्केड प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, इस पर्सन की बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग जो है ना बेटा, ये हो जाती है स्लो डाउन। क्या हो जाती है? ये स्लो डाउन हो जाती है। तो मान लीजिए एक पर्सन ऐसा है जो हीमोफिलिक था, ये वाला बेचारा हीमोफिलिक था। अब होता क्या है, इसकी बॉडी में जैसे ही एक छोटा सा भी कट लगता है तो इसका ब्लड रुकता नहीं है, खून क्या होता है? बहता रहता है। तो ऐसे पर्सन्स का सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तभी हमारी एनसीईआरटी ने एक लाइन भी लिखी है कि the females can be rarely hemophilic, the females can be rarely hemophilic। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक मेल के हीमोफिलिक होने की, तो इसको रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ इसकी मदर क्या हो? कैरियर हो, तो इसको क्या मिल जाएगा? हीमोफीलिया का जीन। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक फीमेल के हीमोफिलिक होने की, तो ये नेसेसरी है कि इसका फादर तो हीमोफिलिक हो ही हो और इसकी मदर जो है वो ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट कैरियर तो हो इस डिजीज के लिए। क्या हो? एटलीस्ट कैरियर तो हो, तब जाकर के इसकी अगर बेटी होगी तो एक एक्स वाला एक ये वाला डिजीज वाले दोनों आएंगे और ये हीमोफिलिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हीमोफिलिक। अब ये बात अगर हम लोग देखें एक डिजीज मेल की, तो एक डिजीज्ड मेल अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक बिना किसी कट के, बिना किसी चोट के जिंदा रह जाए, ये बहुत रेयर चीज है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मेल एक हीमोफिलिक होगा, सरवाइव करेगा, अपनी एटलीस्ट प्यूबर्टी तक रिप्रोडक्टिव एज आ जाए उसकी, और एक ऐसी फीमेल से इसका मेटिंग होगी जो कि कैरियर होगी, और इसका भी क्या? हीमोफिलिक वाला जीन आएगा, तब जाके जो प्रोजेनी बनेगी वो कैसी होगी? हीमोफिलिक फीमेल। इसीलिए कहा जाता है दिस इज रेयर इन केस ऑफ फीमेल्स, राइट? तो फीमेल कैरियर हो सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है चुपके से डिजीज को, लेकिन हीमोफिलिक होना इसका बहुत ज्यादा रेयर हो जाता है। तो अगर आपको हीमोफिलिया समझ में आ गया, हाँ बस इतने से ही क्वेश्चन आता है, इससे ज्यादा से क्वेश्चन नहीं आता है। एक ही वाला जो स्टेटमेंट बोला रेयर होती है, तो कई बार आपको दिमाग में उतना क्लिक नहीं करता है, तो ये उसका थोड़ा सा जस्टिफिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ जाए क्या? अगर हमारे पास में हमारे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर सब खत्म हो चुके, तो हमारे पास में पीआईवी के सारे डिसऑर्डर्स क्या हो चुके हैं? खत्म। और जब हम लोग क्लास 12th में पीआईवी के आगे जब बढ़ते हैं, तो एमबीआई वाला चैप्टर है, उसमें आपको कोई डिसऑर्डर गिवन नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में आते हैं
हेल्थ एंड डिजीज में बहुत सारी डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स, वो सारी की सारी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो अगर हम लोग बात करें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की, तो यहाँ पर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हमको डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअन, फिलेरियल वॉर्म से आपको क्या कहते हैं हेलमेंथिक डिसऑर्डर हो सकता था, या फिर आपको हो सकता था किसी नॉन कंटाजियस डिजीज हो जैसे कि कैंसर, है ना। तो ये वाले सारे क्या करने हैं, हमें यहाँ पर स्टडी करने हैं। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है आपका बैक्टीरियल डिसऑर्डर, जिसमें एक आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है टाइफाइड। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट आपको याद रखना है, मैचिंग वाला क्वेश्चन नेसेसरली बन जाता है यहाँ से, साल्मोनेला टाइफी। और अगर हम लोग इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें, तो अगर एक पर्सन को टाइफाइड है तो उसके साथ अगर आप खाना पीना पी रहे हो कंटामिनेटेड, तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि ओरोफिकल रूट से इन्फेक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो रेगुलर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का फीवर आ जाता है, बॉडी में वीकनेस सी फील होती है, स्टमक में पेन होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट और इंटेस्टाइनल परफोरेशन जैसी चीजें सीवियर केसेस में दिखने लगती हैं, और कई बार डेथ तक हो जाती है पर्सन। डायग्नोसिस की बात करें तो विडाल टेस्ट हम इसके लिए करते हैं। जब अगर आपको बहुत दिन तक सस्टेन फीवर है तो डॉक्टर नॉर्मली विडाल टेस्ट करवा लेता है, कहीं टाइफाइड तो नहीं है, ध्यान रखने के लिए कि पता चला अभी कॉमन सिम्टम है, फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया तो ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। फिर अगर हम लोग बात करते हैं एक टाइफाइड मैरी की, कि बेसिकली मैरी मैलन थी, एक फीमेल थी, क्या थी, बाय प्रोफेशन कुक थी। अब ये थोड़े टाइम तक क्या कर रही थी, टाइफाइड को ट्रांसमिट कर रही थी। कुक थी तो हो सकता है हाथ वगैरह अच्छे से नहीं धोती होंगी, तो क्या था कि ये टाइफाइड के जो बैक्टीरियाज है उनका इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर रही थी अपने जनता में, आस पड़ोस की पॉपुलेशन में, तो इनको हमने निकनेम करके टाइफाइड मैरी दे दिया था। दूसरी डिजीज की हम लोग बात करें, हमारी एनसीईआरटी में जो मेंशन है इट इज निमोनिया। निमोनिया के कॉजेटिव एजेंट की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इज द कॉजेटिव एजेंट। और अगर मैं बात करूं इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की, तो अगेन एक इन्फेक्टेड पर्सन ने छींका है, खांसा है, तो उसके जो एरोसोल्स या ड्रॉपलेट्स है उसको अगर हमने इनहेल कर लिया तो उससे हो जाएगा। अगर हमने इसके यूटेंसिल्स, ग्लासेस को शेयर कर लिया, जूठा पानी पी लिया, तो भी हमें ये इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम की बात करें तो फीवर आता है, बहुत तेज ठंड लगती है, कफ, हेडेक, और सेवरल केसेस में लिप्स और फिंगर्स ब्लू और ग्रे टाइप के हो जाते हैं। और इस केस में क्या हो जाता है, एल्वियोलाई को भी इन्फेक्ट करता है, तो एयर फिल्ड सैक्स हो जाते हैं हमारे एल्वियोलाई में, और इसे हम लोग बोलते हैं फ्लूइड भर जाता है। तो कई बार बोला जाता है लंग्स में पानी भर गया है, वो वाला डिसऑर्डर होता है। यानी कि निमोनिया की बात करें तो ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है लंग्स के साथ में। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, तो हमारे पास में आ जाता है एक वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड। इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, ये हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है। जब हमें जुकाम हो जाता है तो हमारा गला तक छिल जाता है, लेकिन लंग्स तक ये इन्फेक्शन नहीं होता है। हालांकि निमोनिया क्या होता था, लंग्स तक होता था। एक इस पर क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस पर आपका नीट का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। सिम्टम्स की बात करें तो कैरेक्टराइज होता है नेजल कंजेशन और डिस्चार्ज होता है, आपको नाक बंद होती है और पानी आता है। सबको पता है सोर थ्रोट, गला खराब हो जाता है, खराश हो जाती है, हॉर्ननेस आती है, बोल नहीं पाते हो, कफ होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस इतनी ज्यादा, और इसके अलावा 3 से 7 दिन तक रहता है। क्यों? क्योंकि इस वायरस की क्या है, 3 से 7 दिन की लाइफ साइकिल होती है। आगे हम लोग बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ड्रॉपलेट्स। मान लीजिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कॉमन कोल्ड ये होने वाला है ना, तो थोड़ा सा मुझे भी हॉर्ननेस सी और क्या कहते हैं सोर थ्रोट अभी से हो रहा है। सबसे पहले सोर थ्रोट ही होना स्टार्ट हो जाता है। तो हुआ कैसे? हो सकता है कि कोई एक पर्सन हो जिसको ये ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा हो, इसके कॉन्टैक्ट में मैं आ गई थी और इसके जो एरोसोल्स थे वो मैंने इनहेल कर लिए। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हुआ? ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजिंग ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। हो सकता था कि इससे पहले जो सर पड़ा के गए उन्होंने स्टाइलस को यूज किया था, उन्हें भी कोल्ड रहा होगा, उनका नाक वाक पर हाथ लगा, इस पर उन्होंने यूज किया, आके मैंने टच किया, तो फिर फर्दर ये मुझे ट्रांसमिट हो गया। तो आपने ऑब्जेक्ट्स टच किए हैं, बुक्स टच की हैं, एक बुक आपने उठाई, मैंने उठाई, इधर से ट्रांसमिट हो जाता है। डोर नॉब्स, गेट को पकड़ रहे हो, ठीक है, कप, कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, माउस को टच कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सारी चीजें यूज कर रहे हैं, इधर स्क्रीन पर टच कर रहे हैं, तो कहीं से भी क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए ये जनता में बहुत गंदी तरीके से फैल जाता है, हर जगह से ये ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमारी एनसीईआरटी में लिखी है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है। आगे हम लोग बात करें तो डेंगू विच इज कॉज्ड बाय फ्लेविवायरस। यस, ये अभी सिलेबस में ऐड हुआ है ना, बिल्कुल अभी अभी सिलेबस में ऐड हुआ है, पता होना चाहिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं?
ब्रेक बोन फीवर कहते हैं क्योंकि हड्डी तोड़ जैसा इसमें दर्द होता है बेटा। होता है ये ट्रांसमिट करने वाला जो मॉस्किटो है, दिस इज एडीज मॉस्किटो। क्या है? एडीज मॉस्किटो। जबकि कॉस्टिव एजेंट क्या है? फ्लेवीवायरस। यानी कि एडीज मॉस्किटो फ्लेवीवायरस को लेकर के आ रहा है आपके पास में, राइट। सिम्टम्स देखें तो लगभग 2 से 7 दिन के अंदर आपको सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें बहुत तेज फीवर आता है डेंगू के केस में। हेडेक होगा, एकदम सर पकड़ जाएगा। वॉमिटिंग एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वॉमिटिंग होती है, तो हम लोग कई बार कंफर्म कर लेते हैं कि भाई डेंगू हो सकता है। मसल और जॉइंट पेन होता है और स्किन में ईचिंग या रैश आपको हो सकता है। अगर हम लोग इसकी रिकवरी की बात करें तो 2 से 7 दिन के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है जैसे आप मेडिकेशन स्टार्ट करते हो। और जो आपका पॉपुलेशन है वो कई बार क्या होता है, स्मॉल सीवियर, अगर डेंगू तक ये पहुंच गया तो इसे हम लोग हेमरेज फीवर भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, जो कि सीवियर केस है। सुना होगा ना कि प्लेटें कम हो गई हैं, वो इसको बताता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आगे देखें तो चिकनगुनिया होता है किससे? चिकनगुनिया वायरस से। और ये भी किससे ट्रांसमिट होता है? फीमेल एडीज मॉस्किटो से। इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें भी फीवर आता है, जॉइंट्स में बहुत तेज दर्द होता है। लगभग 2 से 12 दिन के अंदर क्या हो जाता है, ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए चिकनगुनिया वायरस अगर मुझे लगा तो 2 से 12 दिन के अंदर क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स आ जाएंगे। तो मान लो कल कहीं से होकर आए और आज ही दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आपको कुछ पहले भी इन्फेक्शन ये लगा हुआ हो सकता है। अगर हम लोग अदर सिम्टम्स की बात करें तो सर दर्द होता है, मसल पेन होता है, जॉइंट स्वेलिंग और रैश भी हो सकता है। तो चिकनगुनिया और डेंगू के काफी हद तक क्या है, सिम्टम्स सेम है, लेकिन डेंगू के केस में वॉमिटिंग हो सकती है और इंप्रूव हो जाता है लगभग 1 हफ्ते के अंदर, ये ठीक हो जाता है। मतलब आपके 15-20 दिन खराब कर जाता है आने में और जाने में, राइट। तो ये हो सकता है इसका चीज। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें ओवरऑल तो हमारा डेंगू हो चाहे वो चिकनगुनिया हो, दोनों ही किससे ट्रांसमिट हो रहे हैं? एडीज मॉस्किटो से। डेंगू का जो वायरस है इट इज फ्लेवीवायरस, जबकि चिकनगुनिया का वायरस इज चिकनगुनिया वायरस। और अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें 2 से 7 दिन के अंदर और चिकनगुनिया के केस के अंदर 2 से 12 दिन के अंदर हो जाते हैं। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो फीवर, पेन, मसल पेन, जॉइंट पेन इज कॉमन थिंग। बट अगर हम लोग बात करें हमारे डेंगू की तो इसमें वॉमिटिंग हो सकती है, जो कि चिकनगुनिया के केस में हमने नहीं पढ़ा है। और डेंगू के केस में जब ज्यादा ये एक्सट्रीम हो जाता है तो ब्लड प्लेटलेट्स काउंट भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े हम लोग तो हमारे पास में आ जाता है एड्स, विच इज अगेन अ वायरल डिसऑर्डर, जो होता है आपका HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से। किससे? HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है। एड्स की जो फुल फॉर्म है इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका मतलब ये कि आपने अपनी लाइफ में ये एक्वायर किया है और इससे होता क्या है, आपका इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है और एक सिम्टम ना आके ग्रुप ऑफ सिम्टम आते हैं, इसीलिए इस डिसीज को हम लोग क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। वही चीज यहाँ पर सेम आपने मेंशन की है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज, आपको लाइफ में बाद में हुई है। बात करें सिंड्रोम मीन्स का तो क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जो एड्स है वो रिपोर्ट किया गया था 1981 में। ठीक है, किसमें रिपोर्ट किया गया था? 1981 में। ये आपको ईयर याद रखना है बेटा। और अगर अब हम लोग देखें तो अब हमारे जो सोसाइटी है इसमें ये लगभग मोर देन 25 मिलियन पर्सन्स को किल कर चुका है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसका इलाज बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल टाइप का प्रतीत होता है। ठीक है, अभी तक हम लोग परमानेंट क्योर नहीं ढूंढ पाए हैं। एड्स में अगर हम लोग कुछ मिसकंसेप्शन की बात करें तो बोला जाता है टच से फैल जाता है, फिजिकल कांटेक्ट से फैलता है, हक कर लो तो फैल जाता है, किसिंग से, शेयरिंग मील से, साथ में खाना खाने से, हैंडशेक करने से, एक मॉस्किटो से दूसरे मॉस्किटो में बाइट करने से, कफिंग से, स्नीजिंग से, ये एड्स नहीं फैलता है। ठीक है, तो याद रखें आपको क्या टच से, फिजिकल कांटेक्ट से, हक करने से, किस करने से, आपस में खाना खाने से, हैंडशेक करने से, मॉस्किटो के बाइट करने से, कफिंग से, स्नीजिंग से और एड्स पेशेंट की टेक केयर करने से एड्स नहीं फैलता है। कैसे फैलता है? क्या है? बेसिकली आपके बॉडी फ्लूइड्स जब कांटेक्ट में आते हैं ना तब एड्स ट्रांसमिट होता है। सबसे पहली चीज सेक्सुअली कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, ये बाय चांस आपका जो ब्लड है वो आपने कहीं से ट्रांसफ्यूजन कराया और एड्स के पर्सन का आ गया, तो ब्लड या फिर ब्लड के प्रोडक्ट्स के ट्रांसफ्यूजन से भी एड्स फैल सकता है।
अगर आपने नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल्स शेयर कर लिए, तभी बोला जाता है जब भी इंजेक्शन लगवाओ तो सिरिंज चेंज करवा के लगवाओ, है ना, स्टरलाइज्ड सिरिंज यूज करो। क्यों? क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज अगर आपने यूज की, नीडल यूज की, तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। और अगर हम लोग बात करें, एक मदर है जो इन्फेक्टेड थी HIV से, इसके बच्चे को भी प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। तो एड्स सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से ना फैल करके हमारे ट्रांसमिशन या फिर कंटामिनेटेड ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से हो सकता है, इन्फेक्टेड नीडल्स को शेयरिंग से हो सकता है, इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू पहुंच सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास में आ जाती है एड्स की पैथोजेनिसिटी, कि ये वायरस जो है क्या कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर आके। तो सबसे पहली चीज, ये जो बेटा आपका HIV का वायरस है ना, ये जो बेटा आपका HIV का वायरस है ना, ये क्या करता है, इसके पास में वायरस है तो सिंपल, इसके पास में प्रोटीन कोट है और क्या है, बीच में जेनेटिक मटेरियल। क्या है इसका, मान लीजिए ये प्रोटीन कोट है और लाओ गोला बना लेते हैं इसका, मान लो ये इसका प्रोटीन कोट है और इसके अंदर प्रेजेंट है ये जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और इसके पास में दो चीजें और, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। तो बेसिकली इसके पास में जेनेटिक मटेरियल के रेस्पेक्ट में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसके पास में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो इसकी बॉडी में प्रोटीन का कोट है, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल है और 2 मॉलिक्यूल क्या है, 2 मॉलिक्यूल क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के। अगर हम लोग बात करें इस HIV वायरस की बेटा, तो ये ना आपके रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है। अब ये रेट्रोवायरस क्या होता है ये चीज मत पूछना। रेट्रोवायरस एक ऐसी कैटेगरी है बेटा जो अपने RNA को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू DNA, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। और अगेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसकी मदद से होगा? एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो HIV वायरस एक ऐसे टाइप के ग्रुप का वायरस है जो कि क्या है, रेट्रोवायरस ग्रुप, जो अपने RNA को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, DNA में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ये रेट्रोवायरस आया ना आपकी बॉडी में, मान लीजिए आपकी एक सेल है जिसका नाम है मैक्रोफेज। आपकी सेल का नाम क्या बेटा? मैक्रोफेज बताया मैंने आपको। भैया गर्मी सी हो गई है आज तो थोड़ी सी, है ना, क्या है, मैक्रोफेज बताया। ठीक है, तो क्या है आपकी एक सेल जिसका नाम है मैक्रोफेज, और ये पूरी बाउंड्री किसकी बनी हुई है, मैक्रोफेज सेल की बनी हुई है। अगर मैं बात करूं इस रेट्रोवायरस की, तो जैसे ये आपकी बॉडी में आता है, ये क्या करता है, पूरी अपनी प्रोटीन कोड को नहीं लाता, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देता है, अंदर इनकॉर्पोरेट कर देता है, जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल देता है। जैसे ही इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इनकॉर्पोरेट किया, यानी कि अपने RNA मॉलिक्यूल को आपकी सेल के अंदर डाला, अंदर जाते ही इसके साथ साथ इसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मॉलिक्यूल भी अंदर चले जाते हैं। क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल भी अंदर चले जाते हैं। तो ये RNA अपने ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मॉलिक्यूल को यूज करके अपने RNA से बना देते हैं अपना DNA। क्या बना देते हैं अपने RNA से? अपना DNA। और अब ये करते हैं आपकी सेल के अंदर जाके चालाकी। कैसे? क्या करते हैं, ये अपना जो DNA है ना, उस DNA को आपके DNA के साथ में चिपका देते हैं। क्या करते हैं, अब आपके DNA के साथ अपना DNA चिपका देते हैं। तो जितनी बार आपकी सेल का DNA रेप्लिकेट करता है, उतनी बार चिपका हुआ इस वायरस का DNA रेप्लिकेट करता है। क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। अब जब DNA बना है तो इससे फर्दर RNA भी बनेगा, RNA बना है तो फर्दर प्रोटीन भी बनेगा। तो अब ये RNA और प्रोटीन मिलकर आप ही की सेल के अंदर मल्टीपल वायरल बॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। क्या करता है, आप ही की सेल के अंदर मल्टीपल वायरल बॉडीज बनाना स्टार्ट कर देता है। और ये जो हमारी वायरस की नई बॉडीज हैं, अब ये दूसरी सेल के पास में जाती हैं और उनको भी इन्फेक्ट करती है। यानी कि आपकी जो बॉडी की सेल यानी कि मैक्रोफेज है, ये बिल्कुल ऐसे काम कर रही है जैसे ये HIV की फैक्ट्री है, बहुत सारे वायरस बना रही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो आपकी मैक्रोफेज है, दे एक्ट्स एज द फैक्ट्री ऑफ HIV और HIV फैक्ट्री। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि भैया जो हमारी ये मैक्रोफेज है, ये क्या सॉरी तो क्या हुआ इस केस में, हमने देखा हमारा जो वायरस है इसने क्या किया, अपना RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के मॉलिक्यूल इनकॉर्पोरेट कर दिए। जैसे ही आपकी सेल के अंदर आए, इस सेल
के अंदर इस आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डीएनए बना लिया। ये डीएनए जुड़ गया आपकी सेल के डीएनए से। अब जितनी बार आपकी सेल का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा उतनी बार इसका भी डीएनए मल्टीप्लाई करेगा। इसके डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन आरएनए दोनों मिलकर से फिर से नया क्या बन जाता है, आपका वायरस बन जाता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? अब ये फर्दर जाके आपकी टी लिम्फोसाइट को भी इन्फेक्ट करता है, उनको बर्बाद कर देता है और फिर क्या करता है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करता जाता है। मैक्रोफेजेस को किल कर रहा है, टी लिम्फोसाइट्स को किल कर रहा है। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो रहा है, अब वीक होता जा रहा है। और जैसे ही आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है, आपको ढेरों सारों बीमारियां घर कर लेती हैं। तो मान लो टाइफाइड का इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाएगा, खांसी जुकाम बहुत जल्दी लग जाएगा, हर एक इन्फेक्शन, एक कॉलेरा का इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी लग जाएगा और बहुत सारे इन्फेक्शन आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है एड्स के पेशेंट को 100 बीमारी और अलग से लग जाती हैं। तो जो एड्स का पर्सन है वो अपने इम्यून सिस्टम के डेफिशिएंट होने की वजह से मर जाता है। और इसकी अगर हम लोग क्योर की बात करें तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अपने ही डीएनए को तो रोक नहीं सकते मल्टीप्लाई करने से, अपनी ही सेल्स को तो हम किल नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास में क्योर नहीं है, बट हम लोग क्या करते हैं, इसके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश करते हैं और बेसिक चीज हम इस पर्सन की टेक केयर बेटर करने की कोशिश करते हैं और इसे मल्टीपल टाइप के इन्फेक्शन से बचा के रखने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आई? आगे देखें तो वही पैथोजेनिसिटी जो मैंने आपको बताई, सेम एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये, ठीक है, सेम आपके। तो एनसीईआरटी ये बात कहती है कि सिंपल से बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम, फंजाई, वायरस, इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, इनका भी जो इन्फेक्शन है वो होना क्या हो जाता है, अब इजी हो जाता है हमारे, या हम लोग ये कहें कि कॉमन हो जाता है एक एड्स के पर्सन की बॉडी में। अगर हम लोग बात करें इस पर्सन की बॉडी की, तो बेटा ये वाली जो पैथोजेनिसिटी अभी मैंने आपको बताई ना, तो इतना टाइम होकर के आपकी बहुत सारी टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस को किल करना अभी थोड़े टाइम की बात होती है। तो एक पर्सन जो HIV पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है कि उसे अभी एड्स है, क्या है, जरूरी नहीं है अभी उसे एड्स है, तो 6 महीने से लेकर के 10 साल तक के बीच में आपकी सेल्स जो है वो किल होती हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। फिर जब ग्रुप ऑफ सिम्टम आता है तो उस डिजीज को हम लोग एड्स बोलते हैं, बट HIV के प्रेजेंस पहले से ही हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका HIV का वायरस रेट्रोवायरस है, लेंटीवायरस फैमिली से आता है। कोर के पास में 2 आइडेंटिटी मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीज होते हैं उसको ब्रेक करके अंदर डालने के लिए, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम लोग इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जिसका नाम है एलाइजा। इसकी फुल फॉर्म से क्वेश्चन बहुत बार आता है बेटा, क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। कंफर्मेटरी टेस्ट अगर हम लोग करवाना चाहते हैं तो वेस्टर्न ब्लॉट्स करवा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं पेशेंट के सीरम लेकर के, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास में रेट्रोवायरल हम लोग ड्रग दे सकते हैं जो कि पार्शियली इफेक्टिव है, लेकिन अगेन इसका हम लोग प्रिवेंट करें वही बेटर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये एक इसका क्या है बेटा, की पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है कि की पॉइंट होता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े तो हमारे पास में आ जाता है हमारे प्रोटोजोआ से होने वाले डिसऑर्डर। हाँ, वायरल खत्म हो गए, अब आ जाते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले डिसऑर्डर जैसे कि एस्कैरियासिस। इसका कॉजेटिव एजेंट है एस्कैरिस। और अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन आपको इसमें दिखता है, फीवर, एनीमिया क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है ना, और ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज इसमें देखने के लिए मिलता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ये इन्फेक्शन लगा कैसे आपको, जो एक्स है ना पैरासाइट के, ये फीसिस में एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं। अब इन फीसिस पर एक मक्खी बैठ के आपके खाने पर आके बैठ गई तो वो ये एक्स लेकर के आ गई, आपकी बॉडी में चला गया। तो कंटामिनेटेड सॉइल, वाटर, प्लांट्स एक्सेट्रा से ये आपको ट्रांसमिट हो सकता है। तभी बोला जाता है गाजर को धो के खाना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए। हेल्दी पर्सन को ये एक्वायर कर सकता है बाय कंटामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो हमारे पास में आ जाता है फिलेरियासिस। फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मलई। अगर हम लोग इसके सिम्टम्स की बात करें तो फिलेरियल वॉर्म जो है ना, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कर देता है हमारे ऑर्गन्स में, और जहां पर ये काफी सालों तक रह रहा होता है। होता क्या है, ये जो है ना हमारी लोअर लिम्फेटिक वेसल में अगर अटक गया कहीं तो ये वहां पर क्या कर देता है, ब्लॉकेज, जिसकी वजह से आपके जो लोअर लिम्स है
वहां पर लिम्फ का कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है एंड ड्यू टू दिस डिपोजिशन ऑफ लिम्फ हमारी जो लोअर लिम्स हैं वो सोलोन अप हो जाती हैं, जेनाइटल्स तक क्या हो सकते हैं इसमें अफेक्ट हो जाते हैं और रिजल्ट क्या होता है ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो हेल्दी पर्सन को ये बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से होता है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ आपको ये पर्सन दिखेगा। हाथी पांव डिजीज भी इसे हम लोग कहते हैं। फंगल की बात करें तो रिंगवर्म हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। रिंगवर्म की अगर हम लोग बात करें तो ये एक पर्टिकुलर कोई फंजाई आपको गिवन नहीं है, यहाँ पर जेनेरा गिवन है। कौन कौन से? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, इन सब जेनेरा के मेंबर से आपको रिंगवर्म होते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है इन मैन। आपकी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा हाई चांस है बेटा। अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो बेसिकली अपीयरेंस होती है आपकी ड्राई स्केली स्किन की, जिसमें बहुत तेज ईचिंग होगी, आपको खुजली होगी। ठीक है, जैसे कि आपकी स्किन पर, नेल्स पर, स्काल्प पर, सर पर हो सकता है, लेजन्स हो सकते हैं और इंटेंस ईचिंग होती है। ऐसा कुछ ये दांत खात खुजली जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसा कुछ ये दिखता है। होता कहाँ है? बेसिकली ग्रोइन रीजन्स में होता है, जहां पर मॉइस्चर और हीट ट्रैप होती है आपकी बॉडी में, जैसे कि नेक रीजन हो गया, आपके ग्रोइन रीजन्स हो गए। ठीक है, इन जगहों पर ये आपको मिलते हैं। तो हीट एंड मॉइस्चर जो होता है वो हेल्प करता है, ऑब्वियसली हम जानते हैं फंजाई को ग्रो करने में। तो क्या करता है स्किन फोल्ड्स में, जैसे कि ग्रोइन और इन बिटवीन टोज में भी आपको इन्फेक्शन होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो सॉइल से लग गया। ठीक है, आपने एक इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े यूज कर लिए, उससे हो गया। टॉल, कॉम, और आपने इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी जो यूटेंसिल्स हैं, यूटेंसिल्स या मैं कहूँ यूटिलिटीज हैं, उनको यूज करने से ये आपको हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो हमारे पास में आता है एक अमीबियासिस। अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका बेटा, जो कि आपके अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल्स और एक्सेसिव म्यूकस हो सकता है आपके स्टूल्स में। ब्लड क्लॉट्स भी आपको दिख सकते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो एक मक्खी है, एक फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के पास में जाके बैठी थी, आके आगे आपके गोलगप्पे पे बैठ गई, आपने हटाई और गोलगप्पा खा लिया, बस लग गया आपको इन्फेक्शन। उस मक्खी ने उस क्या एंटमीबा हिस्टोलिट्रिका के जो एग्स है वो आपके गोलगप्पे पर रख दिए थे, वो आपके गोलगप्पे पर रख दिए थे और आपको ये इन्फेक्शन लग गया। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज द पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। ठीक है, ये कैरियर हो सकती है और आपको कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटिंग बाय फीकल मैटर आर द मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हो सकता है। आगे आ जाता है हमारे पास में प्रोटोजोअन डिजीज में मलेरिया। प्रोटोजोअन डिजीज में मलेरिया, और मलेरिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज जिससे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो मलेरिया की अगर हम लोग बात करें तो होता किससे है बेटा? प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट स्पोरोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। हमारे पास में क्या प्लाज्मोडियम से होता है। किससे होता है बेटा? प्लाज्मोडियम से। और प्लाज्मोडियम की देयर आर सर्टेन स्पीशीज। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। वेट अ व्हाइल, कौन है? आना है क्या?
प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, और तीसरा होता है हमारे पास में प्लाज्मोडियम मलेरिया बेटा, ठीक है। मलेरिया इज द मोस्ट कॉमन, क्या है, मलेरिया इज द मोस्ट कॉमन। और अगर हम लोग फेल्सीपेरम की बात करें तो ये मोस्ट डेंजरस मैलिग्नेंट मलेरिया करता है बेटा, ठीक है, मोस्ट डेंजरस मैलिग्नेंट मलेरिया करता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, एक ये जो प्लाज्मोडियम है ये कैसे इन्फेक्ट कर रहा है एक पर्सन को, उसकी हम लोग को लाइफ साइकिल पढ़नी है। ट्रांसमिट करने का, हाँ, इसका वेक्टर क्या है, ये तो हो गया कॉस्टिव एजेंट। वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर है बेटा इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। क्या है, एनोफिलीज मॉस्किटो। तो अगर हम लोग बात करें एक एनोफिलीज मॉस्किटो की, तो ये ट्रांसमिट ही नहीं कर रही है, ये खुद भी इन्फेक्टेड थी, यानी कि ये होस्ट भी है ह्यूमन के साथ साथ, इसका एक और होस्ट है कौन, एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है। तो आज इसकी लाइफ साइकिल कवर कर लेते हैं। एक बेसिक थिंग हम लोग वहां से कवर करते हैं, जब एक नॉर्मल पर्सन को एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने काटा था, क्या थी, एक नॉर्मल ह्यूमन अपने पेन से नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, अपना टेस्ट कर रहा था, इसके हाथ पर एक मच्छर आकर के बैठा, और ये जो मच्छर था ये कौन था, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो थी, और ये कैसी थी, खुद भी इन्फेक्टेड थी, कैसी थी, इन्फेक्टेड थी। अब ये जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, इसने जैसे ही इस पर्सन को काटा, इसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में बहुत सारे इन्फेक्टिव स्टेजेस थे जिनका नाम था स्पोरोजोइड्स। क्या नाम था, स्पोरोजोइड्स। ये स्पोरोजोइड इस ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में आ चुके हैं। क्या हो गया है, इसके ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में आ गए, और जैसे ही इस ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में आए, कहीं और ना जाके सीधे के सीधे टारगेट करते हैं लिवर को। किसको टारगेट करते हैं, लिवर को। और ये स्पोरोजोइड्स जैसे ही लिवर सेल के अंदर बेटा आते थे, लिवर सेल जो हमारी हेपेटोसाइट है, इनके अंदर धड़ 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 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4 और मल्टीपल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मल्टीपल होते जाते हैं, एक टाइम पर हेपेटोसाइट बस्ट हो जाती है, और जैसे ही हेपेटोसाइट बस्ट होती है, इससे निकले हुए नए स्पोरोजोइड, अब इनका नाम थोड़ा सा प्रमोट करके मीरोजोइड रख दिया जाता है, बट हमारी एनसीईआरटी स्पोरोजोइड रख रही है, तो चलो वही चलाते हैं। ये जो नए हमारे स्पोरोजोइड है, ये सीधा जाते हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में और इन्फेक्ट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल इन योर ब्लड, क्या, आरबीसी। आरबीसी को क्या करते हैं, अब ये इन्फेक्ट करते हैं। आरबीसी के अंदर भी सेम काम कर रहे हैं, एक आरबीसी के अंदर आए स्पोरोजोइड और धड़ 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 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और मल्टीपल टाइम्स जैसे ये डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, एक टाइम पर आरबीसीज भी बस्ट हो जाती है। आरबीसी जैसे ही बस्ट होती है बेटा, इस टाइम पर 3 इवेंट होते हैं। क्या होते हैं, 3 इवेंट होते हैं। पहली चीज तो ये स्पोरोजोइड जो रिलीज हुए, अब ये नई आरबीसी के पास चले जाएंगे। दूसरी चीज, इसके साथ साथ गैमेटोसाइट भी रिलीज हो जाते हैं। क्या, गैमेटोसाइट्स भी रिलीज हो जाते हैं। तीसरी चीज, यहां पर एक टॉक्सिन रिलीज होता है जिसका नाम है क्या, हीमोजोइन, और यही वो हीमोजोइन टॉक्सिन है जिसके कारण मलेरिया के फीवर में हर 3 से 4 दिन पर ठंड लग के तेज बुखार आता था। क्या होता था, हर 3 से 4 दिन पर ठंड लग के तेज बुखार आता था, क्योंकि हर 3 से 4 दिन पर थोड़ा सा हमारा कपल ऑफ आरबीसी क्या होते थे, ब्रेक होते थे, हीमोजोइन रिलीज होता था और फीवर आता था। तो क्या हुआ, हीमोजोइन रिलीज हुआ। दूसरी चीज क्या हुई, स्पोरोजोइड्स नई आरबीसी को इन्फेक्ट करने गए। तीसरी चीज, गैमेटोसाइट रिलीज हो गए। अब हमारे ब्लड में क्या है, स्पोरोजोइड्स है, हमारी आरबीसी की तहस नहस कर रहे हैं, हीमोजोइन प्रेजेंट है, बुखार कर रहा है, शरीर की हालत खराब है। और अगर हम लोग बात करें तो हमारे ब्लड के अंदर गैमेटोसाइट और प्रेजेंट है। ये गैमेटोसाइट हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होते हैं बेटा, और मान लो कि इस टाइम पर भूला भटका एक बेचारा परेशान और अनलकी मॉस्किटो आया और इस मॉस्किटो ने आपको काट दिया। अरे भाई, पहले काट के गया था एक इन्फेक्टेड, तो हमें इन्फेक्शन लगा गया था। अब बेचारा आ गया अनइन्फेक्टेड मॉस्किटो, इसने जैसे ही काटा तो इसकी बॉडी में ये जो गैमेटोसाइट थे ये चले जाते हैं, और जैसे इस मॉस्किटो की बॉडी में ये गैमेटोसाइट चले जाते हैं, ये गैमेटोसाइट इस मॉस्किटो की गट के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं, गैमीट बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, और क्या करते हैं, अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट, और क्या करते हैं, फर्दर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मल्टीपल स्टेजेस से इनका होता है फर्दर डेवलपमेंट, एंड एट द एंड बन जाते हैं क्या, स्पोरोजोइड। ये स्पोरोजोइड गट में ही बने हैं, लेकिन जाकर के भर जाएंगे कहां, सलाइवरी ग्लैंड्स में, और अगेन ये अब इन्फेक्टेड वाला मॉस्किटो जब दूसरे पर्सन को काटेगा, बेचारा वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, आपकी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, जिसमें हर एक स्टेप से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि ह्यूमन की बॉडी में कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है बेटा, एसेक्सुअल। हीमोजोइन कहां से रिलीज हुआ, आरबीसी के बस्ट होने पर। स्पोरोजोइड्स नई आरबीसी को खाएंगे, फिर जाकर के क्या हुआ, गैमेटोसाइट कहां बने, आरबीसीज में, और ये गैमेटोसाइट अब फर्टिलाइज कहां करेंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां हो रहा है,
मॉस्किटो की बॉडी में। स्पोरोजोइट बने कहाँ है? मॉस्किटो की गट में, लेकिन भर के स्टोर कहाँ हुए? सलाइवरी ग्लैंड में। ये सलाइवरी ग्लैंड वाले मॉस्किटो फिर जब किसी को काटेगा तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल बेटा। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? ठीक है, ये आपका पूरा लाइफ साइकिल है। 3 से 4 दिन में आपको हीमोजोइन की वजह से फीवर आता है। ठीक है, फिर हमारा एक लास्ट डिजीज जो कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, बची हुई एक लास्ट डिजीज हमारी पूरी एनसीईआरटी में, पूरे हमारे सिलेबस की, क्या है? कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, तो एक एक चीज आपको क्या हो जाएगी बेटा? इसकी रिटेन रह जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें कैंसर की, तो एक मोस्ट डिग्रेडेड डिजीज है ह्यूमन बींग्स में और मेजर कॉज ऑफ डेथ है हमारे पूरे के पूरे ग्लोब में। मोर देन अ मिलियन इंडियन सफर कर रहे हैं। इंडियन, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इधर पर्सन आ जाए, फॉरनर आ रहा है, ऑल ओवर द ग्लोब आ जाए, तो ध्यान रखिएगा, इंडियन की बात हो रही है। मोर देन अ मिलियन ऑफ इंडियन कैन सफर फ्रॉम कैंसर, अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई एनुअली। हर साल बहुत सारे लोग कैंसर से मरते हैं, है ना? तो अनकंट्रोल्ड, अगर हम लोग बात करें कैंसर क्या है, तो बेसिकली हमारी जो एक नॉर्मल सेल है, एक डिवीजन करती थी, 2 डिवीजन करती थी, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन कर रही है, दैट इज कैंसर। कैंसर की स्टडी की बात करें तो इसे कहा जाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, और हमारा जो कैंसर से बनने वाला अनडिफरेंशिएटेड मास तैयार होके आ गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। और इसकी हर एक सेल को क्या कहते हैं? कैंसरस सेल कहते हैं। बात समझ में आई? तो मान लीजिए सेल्स मल्टीपल टाइम्स एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन कर रही हैं, तो क्या है? वो कैंसर है। इन अनकंट्रोल्ड डिवीजन से जो मास ऑफ टिश्यू तैयार हुआ, वो क्या हुआ? ट्यूमर हुआ। और इनकी हर एक सेल को हम लोग क्या कहेंगे? कैंसरस सेल कहेंगे। बात समझ में आई? तो आगे आ जाइए। इन जनरल जो आपकी बॉडी होती है ना, उसकी मैं एक्टिविटी बताती हूँ और तब समझ में आएगा कि कैंसर कैसे हो गया। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है ना बेटा, इसके पास में ये डायग्राम विजिबल है? हाँ, हमारी जो बॉडी है ना, इसके पास में होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या होते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन। और हमारे पास में होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन, और हमारे पास में एक ऐसे जीन होते हैं जो एक सेल की डेथ को रेगुलेट करता है। तो जैसे हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है और सेल की डेथ को जो बनाने वाले हमारे जीन है, ये नॉर्मल फंक्शन करते हैं। तो हमारी एक सेल नॉर्मल की तरह डिवाइड करती है। मान लो एक सीट पर 3 बच्चा बैठेगा तो 3 ही बैठा है, लेकिन इसकी बुद्धि खराब हो गई। क्या हुआ? ये जो हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन है ना, ये बाय चांस किसी ऑन्को जेनिक ट्रांसफॉर्मेशन या म्यूटेशन की वजह से कन्वर्ट होगा इनटू ऑन्कोजीन्स। तो ये ऑन्कोजीन्स अब क्या करते हैं? इस सेल को एबनॉर्मल डिवीजन करने के लिए प्रमोट करते हैं। इसके इसमें क्या होता है? ट्यूमर सप्रेसर जीन का अब कोई फंक्शन नहीं बचता, क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गए। सेल डेथ वाला तो जीन बेचारा परेशान ही हो गया। ये वाले जो आपकी सेल्स हैं, अब ये 1 2 4 करके नहीं, एक सीट पर 10 लड़कियां बैठ रही हैं, वो वाली हालत कर देते हैं। मल्टीपल टाइम्स एबनॉर्मल तरीके से डिवाइड करती हैं, ट्यूमर सेल्स या कैंसरस सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैंसर। जब हम लोग बात करें इस कैंसर की, तो एक चीज अभी आप लोगों ने ये चीज देखी कि मैम यहाँ पर तो 1 से 4 सेल बनी थी और आपने एक सीट वाला एग्जांपल दिया। एक सीट पर अगर 3 लड़कियां बैठ सकती हैं, आप 10 बैठ गई हैं, क्या इनको सेंस नहीं हो रहा हम एक दूसरे के ऊपर लदे हुए? नहीं हो रहा। इन सेल्स को सेंस ही नहीं होता कि एक दूसरे के ऊपर लदे हुए, यानी कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इनके नहीं होता। नॉर्मल सेल्स के अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, जो एक दूसरे के पास में आकर अब डिवीजन को रोक देती है, लेकिन ये सेल्स डिवीजन को रोकती नहीं है और क्या फॉर्म कर देती है? ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो दे लॉस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन फेनोमेनन, जो कि हमारी बाकी की सेल्स में होता था। ट्यूमर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं बेनाइन, मान लो एक जगह आपका अनडिफरेंशिएटेड मास बहुत सारा कलेक्ट हो गया, एक तरीके से बहुत सारा मास कलेक्ट हो गया, तो वो क्या है? बेनाइन ट्यूमर। वहीं अगर वो अनडिफरेंशिएटेड मास एक जगह मल्टीप्लाई करता है, थोड़ी सी सेल्स दूसरी जगह जाती है, उसको भी इन्फेक्ट करती है। मान लो कि लंग्स में हुआ, एक जगह इन्फेक्ट हुआ, थोड़ी सी सेल्स और नीचे गई और कैंसर बनाया, फिर और नीचे गई और कैंसर बनाया, तो क्या हुआ? मैलिग्नेंट मलेरिया, जो कि मेटास्टेसिस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने का काम करती है, जो कि मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी है। एक जगह होगा बेनाइन तो भैया सर्जरी करके हटा दो, मैलिग्नेंट में तो प्रॉब्लम है ना। इसमें क्या होता है? जो नियोप्लास्टिक सेल्स होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह इन्वेड कर देती हैं सराउंडिंग टिश्यूज में। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए इतनी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कैंसर हो क्यों रहा है, तो देयर आर सर्टेन कैंसर कॉजिंग एजेंट जिन्हें हम लोग कार्सिनोजन कहते हैं बेटा। ये हो सकते हैं फिजिकल, जैसे कि हमारे पास में रेज हैं आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग जैसे कि एक्स रेस, गामा रेस, और नॉन आयोनाइजिंग में क्या आती है? यूवी रेस।
अगर हम लोग बात करें केमिकल एजेंट्स की, तो टोबैको स्मोक जो है लंग कैंसर कर सकता है। बायोलॉजिकल की बात करें तो कुछ ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं जैसे कि HPV, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में है डिटेक्शन, कि हम कैंसर को डिटेक्ट कैसे करेंगे। हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज और बायोप्सी करके टिश्यू की, ब्लड की या बोन मैरो की जान सकते हैं। इमेजिंग कर सकते हैं जैसे कि रेडियोग्राफी, MRI जो कि सेफेस्ट है, और CT स्कैन करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मान लीजिए कि इसकी पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज बनी है अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक जीन्स, तो भी कहीं ना कहीं कैंसर इसकी बॉडी में होना स्टार्ट हो गया है। तो ये कुछ हो गए हमारे क्या, डिटेक्शन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास में ट्रीटमेंट। तो इस कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, या तो कीमोथेरापी दे दो इस पर्सन को, ठीक है, लेकिन इसका जो मेन जो साइड इफेक्ट है ना वो हेयर लॉस और एनीमिया में देखने के लिए मिलता है। सर्जरी कर सकते हो, उस ट्यूमर को ही रिमूव कर दो। रेडियोथेरापी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में होता क्या, रेडिएशन प्रॉपर दी जाती है उसी टिश्यू पर और कैंसर सेल्स को किल किया जाता है बाकी सेल्स को बचा करके। इम्यूनोथेरापी दे सकते हो, ठीक है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कॉम्बिनेशन थेरापी से कैंसर को ट्रीट करना बेस्ट सॉल्यूशन माना जाता है, जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन और एंटी कैंसरस ड्रग दे करके कैंसर को ट्रीट किया जाता है। तो ये है हमारा पूरा सारे डिसऑर्डर्स का सार बेटा। इसकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये टेलीग्राम पर जाकर के ले लेना। और एक चीज भैया मेहरबानी कर दो, तुम लोग को जो डाउट पूछने होते हैं ना, इस डाउट ग्रुप में आ जाओ ना। बार बार व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जब DM करते हो ना, मैं परेशान हो जाती हूँ और तुम लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो है ना मिस हो जाते हैं, अनइंटेंशनली मिस हो जाते हैं, दिखते नहीं है मुझे वो, है ना। तो मेहरबानी करके इस डाउट ग्रुप में आ जाओ। इसमें सवाल पूछोगे तो आपस में भी क्लियर कर पाओगे, मैं भी बता पाऊंगी, मेरे पास में नोटिफिकेशन ऑन रहेंगे। बट बहुत सारे चैट बॉक्स में एक एक का जाकर के आंसर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है, और इस लास्ट टाइम में तो इम्पॉसिबल ही। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट जो कि उधर व्हाट्सएप पर और उधर तुम लोग DM कर रहे होते हो, ठीक है। और हाँ, पर्सनल में दिक्कत आ रही है मैम, ये मैं ना सबके साथ में शेयर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपके साथ में अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ। मेरे को इधर मार्क्स कमाने, उधर मार्क्स कमाने, बहुत सारी चीजें होती हैं, पैनिक करते हो आप लोग। तो उसके लिए ये है ना, 1 to 1 यहाँ इंटरेक्ट करो। इंस्टाग्राम है, यहाँ इंटरेक्ट कर सकते हो, यहाँ कनेक्ट कर सकते हो, मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। जिनके पास में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर भी कर दो, बट जो डाउट्स है ना वो एटलीस्ट इस डाउट ग्रुप में डाल दो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किया है तो अभी हम लोग बहुत सारी चीजें लाएंगे जो आपको यूं चुटकियों में मार्क्स आपके बढ़वा रही होंगी, है ना। तो ये है आज का लेक्चर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।